आसमान ड्रीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमाया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 92 पे सुबह सवेरे पाकिस्तान में 20 सितंबर 2022। अगर पिछले दिन की जो गुजरी हुई बात थोड़ी सी करती हुए चलें तो सुबह मैंने जो खबरों में देखा कि एक नौजवान जो कि पेशावर से दुबई की फ्लाइट में जा रहे थे, उन्होंने जो किया उन्होंने और जिस तरीके से लातें मारी उन्होंने, खिड़की तोड़ने की कोशिश भी की और सब मनाजिर हम देख रहे हैं। आपने देखा वो बहुत डिस्टर्बिंग भी था क्योंकि जो बकिया पैसेंजर्स थे वो बहुत डर गए, बड़े खौफजदा हो गए। उनके जाहिर है जब तो आप ऐसी हवा में हो और आपको डर होता है कि खैर और आफियत के साथ आप अराइव भी कर जाएं और टेक ऑफ भी कर जाएं, तो उस वक्त बहरहाल उनको बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। उसके बाद जो है उनको जब वो पहुंचे तो उनको हिरासत में लेकर उनको डिपोर्ट कर दिया गया। जनाब क्रू मेंबर्स कोशिश कर रहे थे उनको काबू करने की, तो ये सारे हम मनाजर देख रहे थे। लेकिन जैसे एक चीज मुझे समझ में आई कि लोगों ने भी यही कहा और काफी लोग जो वहां पर विटनेस थे उन्होंने कहा कि इसका जो है दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा ठीक नहीं था, थोड़ा डिस्टर्ब थे ये मेंटली। तो मेरा ख्याल है मेंटल हेल्थ के हवाले से हमें जरा ये भी ख्याल करना चाहिए कि हमें अपनों का ख्याल करना चाहिए। जो इनके घर वाले थे, जो इनके अपने थे, उनको नहीं भेजना चाहिए था इस तरह की सूरत हाल। सिर्फ ना वो सब खुद को बल्कि दूसरों को भी उनकी जान जो है वो खतरे में डाल रहे थे। तो मेरा ख्याल है मेंटल हेल्थ का जो है वो दिन आ रहे हैं और आलमी सतह पर मेंटल हेल्थ को जो है मनाया जाएगा, तो प्लीज इस हवाले से जरा ख्याल किया करें, अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं क्रिकेट के साथ। बिल्कुल क्रिकेट के साथ, और क्रिकेट का ख्याल हमें इसलिए करना है कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। इसकी टीम आज पाकिस्तानी ग्राउंड में नजर आएगी। बिल्कुल, और पाक इंग्लैंड पहला T20 नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। 17 साल का इंतजार जो है वो फाइनली अब खत्म हो गया है और हमें दोनों टीम्स मद्दे मुकाबले नजर आएंगी। दोनों टीमों ने गुज़िश्ता रोज जमकर प्रैक्टिस भी की, बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो, हमें तमाम प्लेयर्स मशक़े करते नजर आए। इसके साथ साथ कौमी टीम के गेम प्लान में भी कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं। अब ओपनिंग जोड़ी जो है वो तब्दील हो रही है, नजर आ रहा है कि चेंज आएगा। अब ये चेंज बाबर और रिजवान से ओपनिंग नहीं कराई जाएगी। इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, इसका रिजल्ट किसमें हो सकता है? हमारे साथ इससे बात करने के लिए सीनियर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं और उनसे सवाल करते हैं इस हवाले से। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। तनवीर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है तनवीर साहब? जो हम देख रहे हैं इस वक्त एक प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां, सबसे पहले तो बताइएगा बाबर और रिजवान की हमें जोड़ी टूटती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड कप से पहले क्या ये तब्दीलियां बहुत जरूरी थी? देखें, ये जो सिलसिला चल रहा है, देखें ये तो काफी टाइम पहले ये चीज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से लोग क्रिकेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम अगर नीचे के नंबर खेले, उसकी वजह ये थी कि क्योंकि हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम आ रहा था वो हम उसको कवर नहीं कर पा रहे। अगर ये चीज होती है कि बाबर को नीचे लाया जाता है, उसकी वजह भी यही होगी कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो जरा स्ट्रांग हो जाएगा। दुनिया के जितने बड़े प्लेयर भी हैं वो टॉप का प्लेयर हमेशा आप देखेंगे कि वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करता है आके, ठीक है ना। तो वो सब यही सोचते थे कि बाबर आजम भी तीसरे नंबर पे आके बैटिंग करे। अब जब एशिया कप खत्म हुआ और जिस तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ, बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी, या ये भी क्रिटिसिज्म हुआ कि जो हमारे जो पहले 6 ओवर का जो सर्किल होता है वो बहुत ज्यादा स्लो खेला जाता है, बाबर बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेलता है। देखिए कहीं ना कहीं चीजें कुछ लोग सही भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी टीम्स को देखें वो पहला 6 ओवर इस तरह खेलते हैं जैसे हम गेंद को फाड़ देंगे, ठीक है ना। वो गेंद की कोई इज्जत एग्रेशन नजर आता है, मतलब ठीक है ना। वो कहते हैं बस 6 ओवर हमने फाड़ के रख देनी है बॉल। उसकी वजह ये है कि आपने उस 6 ओवर में रन्स करने हैं। अब T20 क्रिकेट में हर टीम ये सोच रही है, चाहे किसी किस्म की भी कंडीशन हो, कि हमने कम से कम 200 रन्स करने हैं अगर हम फर्स्ट बैटिंग करते हैं। तो अगर ये अप्रोच हो गई है दूसरी टीम्स की, अगर हम अपनी अप्रोच देखें तो उस हिसाब से कहीं हमें नजर आता है कि हम सर्किल में बहुत ज्यादा स्लो खेलते हैं, बहुत डॉट बॉल खेलते हैं। तो फिर आपकी नजर में ओपनिंग जोड़ी क्या होनी चाहिए? और बाबर आजम को जिस तरह का आपने नीचे आ जाएंगे तो कौन से नंबर पर खेलना चाहिए आपकी नजर में? फिर देखिए बाबर को तो तीसरे नंबर पे आना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर रिजवान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो अटैकिंग क्रिकेट खेले। वो अटैकिंग इस तरह मतलब कि बस पहले ओवर से ही बॉलर के ऊपर वो अटैक करे, ऑफ स्टंप से बाहर या विकेटों से हटके जो भी बॉल मिलता है उसको बस जाए उसके ऊपर, डॉट बॉल्स कम खेले। इस किस्म के जो प्लेयर्स हैं जो अटैक करेंगे, उससे हमें फायदा। लेकिन ऐसे प्लेयर कौन से हो सकते हैं तनवीर साहब जो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आए भी और अटैकिंग भी करें और एग्रेसिव क्रिकेट खेलें? बिल्कुल ही हम ओपनिंग में ही देखें उनको। देखें, एक तो हमारे पास फखर जमान का ऑप्शन था
उसको भी हाँ। थोड़ा सा खराब कर दिया इन्होंने कि नीचे नंबर पे भेज के। अब जिसने सारी जिंदगी ओपनिंग की हो, उसको सर्किल में खेला हो, नए बॉल से खेला हो, उसको एक आइडिया हो, तो आपने उसको खराब कर दिया। उसके अलावा जो शर्जील हैं वो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ कि जिस लड़के की फिटनेस नहीं है वो पाकिस्तान बिल्कुल उनकी फिटनेस पे सवाल उठ रहे हैं। आप ये वजन का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, ये आप फिट करें, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं आप आए टीम के अंदर, फिटनेस भी तो आपने खुद बेहतर कर। तो फिर शान मसूद से ओपनिंग कराएं, क्या ख्याल है आपका? शान मसूद भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आप ये देखें ना कि शान मसूद इतना अच्छा ऑप्शन था आपके पास ओपनिंग का, अब ओपनर बाबर आजम रिजवान की वजह से अब शान मसूद भी डोमेस्टिक क्रिकेट में चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। अब वो भी उसको भी नीचे लेके आ गए कि भाई अब मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रांग नहीं है तो तुम नीचे आ जाओ। अब हो क्या रहा है, दुनिया में मिडिल ऑर्डर से प्लेयर ऊपर जाते हैं, हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है। फखर जबान भी ओपनर से नीचे आ गया, शान मसूद भी ओपनर से नीचे आ गया। हम मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग नहीं कर रहे, हम रिमेंबर दी नेम तो इफ्तिखार तो ये क्या नाम है इसका खुशदिल शाह, इनको ले लेके चल रहे हैं जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर नहीं है। और डोमेस्टिक के जो तगड़े अच्छे अगर मिडिल ऑर्डर प्लेयर आपको मिलते हैं, आप उनको नहीं लेके आते तो गलतियां तो हम खुद कर रहे हैं, सीख कुछ भी नहीं रहे। अपनी जो प्लेयर्स हैं उनके जो नंबर्स हैं हम उसको खराब किए जा रहे हैं। अच्छा, हम हैदर अली से ये रिस्क ले सकते हैं आपके ख्याल में? फिर प्लेइंग 11 हमारा टोटल क्या होगा, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए हैदर अली की आपने बात की, उनके साथ भी यही है, जब वो टीम के अंदर आए थे एज ओपनर आए थे, टीम से ड्रॉप हो गए, उसके बाद वो पीएसएल खेले अपनी फ्रेंचाइज से, उनको नीचे के नंबर पे खिलाया गया, उसको फिर बोला जी आप नीचे के नंबर पे हिटिंग अच्छी करते, अब उनकी जगह कहाँ बनती है, अब आप उनको कहाँ खिलाएंगे? आप उनको भी मिडिल ऑर्डर में कहीं बीच में लेके आएंगे, चौथे नंबर पे लेके आएंगे, या जो भी आपको समझ आती है। हम खुद तो प्लेयर खराब कर रहे हैं, जो जिस जगह का प्लेयर है वो नहीं लेके आ रहे, हम उस जगह पे और प्लेयर्स, ऊपर के प्लेयर्स उस जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह तो आपकी टीम खराब हो जाएगी। अगर टीम भी खराब हो रही है, हमारे टीम में चेंजेस भी शदीद आ रही हैं, शफलिंग भी आ रही है, आप कह रहे हैं कि मिडिल से ऊपर जाना चाहिए, हम तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इस कंडीशंस में तनवीर साहब आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर या तमाम प्लेयर्स हमारे लिए खतरनाक कौन साबित हो सकता है? आप इंग्लैंड की टीम की बात? जी देखिए इंग्लैंड की टीम, जो लोग ये समझ रहे हैं ना, आपने जिस तरह मोइन अली की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने भी यही बात की कि इंग्लैंड की टीम जो है ये बी टीम वगैरह नहीं है, क्योंकि ये इनको हम बी टीम नहीं समझ सकते। इनकी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सिस्टम वो बहुत स्ट्रांग है। उनके जो प्लेयर्स, अभी 2-3 प्लेयर्स जो है वो मैं कल ही देख रहा था, एक जॉर्डन कॉक्स आए हैं और एक विल जैक्स आए हैं इनकी टीम के अंदर। आप इनकी जरा डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस तो देखें, ये परफॉर्म किए कि सिस्टम के प्लेयर हैं, ये ऐसा नहीं है कि 100 में परफॉर्म करके आगे जो उनकी 100 की क्रिकेट होती है या T20 में नहीं, इनके प्रॉपर एक परफॉर्मेंसेज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी इनका नया प्लेयर भी आएगा वो बिल्कुल जिस तरह हमारे मुल्क से 2 T20 खेलता है, 2 आउट करता है, वो पाकिस्तान टीम में यस-मैन सिलेक्टर जो हमारा बैठा हुआ है वो उठा के ले आता है। अब उनका ये सिस्टम नहीं है। तो उनके जो बाकी प्लेयर्स भी हैं, मोइन अली है, आदिल रशीद है, और बहुत प्लेयर, डेविड मालान है, फिलिप सॉल्ट है, ये ठीक ठाक किस्म के प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है। बॉलिंग लाइन की भी इनकी बहुत अच्छी है। 2-3-4 जो प्लेयर्स इनके नहीं आ रहे, वो बैटिंग में उनको जो स्ट्रांग प्लेयर्स थे वो नहीं आ रहे, लेकिन जॉस बटलर भी है। अब बटलर पता नहीं आज का मैच खेलते थोड़ा सा फिटनेस का कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आया चैलेंज है। अच्छा तनवीर साहब, इसके साथ साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम किसी भी एक चीज के पीछे लग जाते हैं, और हम नसीम शाह को ये कोशिश करा रहे हैं, शायद क्योंकि हमने प्रैक्टिस करते देखा कि वो छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नहीं समझते ऐसे उनकी जो बॉलिंग है वो भी इफेक्ट होगी, हमें ज्यादा ध्यान उनकी बॉलिंग पर ही देना चाहिए? देखिए इसमें कसूर जो है ना वो हमारे एक्स क्रिकेटरों का है, हमारे बड़े बड़े नामों का है। हमारा यंगस्टर 2-4 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर देता है, ये आप थोड़े दिन में आप खुद सुन लेना, नसीम शाह को किसी बड़े नाम के साथ मिला देंगे। नसीम शाह उसकी तरह बॉलिंग करता है, नसीम शाह ये बॉलर, जिस तरह मोहम्मद आमिर आए थे और जी वसीम अकरम आ गए, तो कहाँ गए फिर मोहम्मद आमिर? वसीम अकरम तो नहीं बने ना भाई। बात ये है कि आप एक यंगस्टर को उस एक किसी लेवल तक पहुंचने तो दो। कॉन्फिडेंस से पहले वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है। उसको पहले, अब इसने नसीम ने 2 छक्के मारे, अब वो हमें भी पता है कि उसमें एबिलिटी नहीं है बैटिंग की, ठीक है। अब आपने उसने 2 छक्के मार के एक मैच जितवा दिया, अब उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको सुबह दोपहर शाम रात उसको छक्के लगाने लग जाएंगे, पता नहीं है कितना बड़ा टैलेंट आ गया, उसकी जो अपनी एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। यार बस
बस प्लेयर्स का मतलब है तनवीर साहब के जो प्लेयर्स हैं उनको फुल कप कहते हैं ना कि बाहर हम देखते हैं तो जो कोचेज होते हैं ना, अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, स्पेशली फुटबॉल में बहुत देखा जाता है, अगर कोई अच्छा प्लेयर जो है परफॉर्म करता है तो उसको सिर्फ ओके डन, आगे नेक्स्ट, मतलब उसको कोई सर पे नहीं चढ़ाने देते, उसको उसका फुल कप नहीं होने देते कि बस ठीक है तुमने करना ही यही है, दिस इज योर प्रोफेशन, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। मगर हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि उसको बिल्कुल ही जो है ना वो आसमान पे चढ़ा देते हैं, फिर वो नीचे ही नहीं कभी आता। देखिए, आप लोग भी मुल्क से बाहर गए होंगे, मैं भी काफी गया हूँ, मैंने भी कितनी दफा देखा है इंग्लैंड में कि उनका टॉप स्टार जो भी बाहर घूम रहा होता है, कोई पूछता है उसको वो बाहर घूम रहा होता है, वो अपने काम, दुनिया अपने काम कर रही होती है, वो उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान देता कि सुपरस्टार जा रहा है या फलाना फुटबॉलर जा रहा है, वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो उधर का सिस्टम ही यही है, आप चौड़े होते ही नहीं है वहां पे, ठीक है ना, आप परफॉर्म करते हैं, आप नॉर्मल एक अपनी जिंदगी में रहते हैं, आप सब नॉर्मल चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे आपके सामने 2 छक्के मारो, वो रिमेंबर दी नेम, 2 छक्के मार के स्क्रीन पे आके मैं रिमेंबर दी नेम, ये तो हाल है। सोशल मीडिया में आपके लोग हर बंदे को इस तरह चढ़ा देते हैं जिस तरह पता नहीं वो इसी तरह गिरा भी देते हैं तनवीर साहब, जैसे चढ़ाया जाता है वैसे गिरा भी दिया जाता है। मुझे एक चीज बताएं, हमारे सोशल मीडिया में एक आम बंदे को इतना चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिस फील्ड में वो होता है उसको उस फील्ड के लोगों से मिला देते हैं जिसने सारी जिंदगी मेहनत की हुई होती है, सोशल मीडिया में उसको उसके बराबर खड़ा। बहुत बड़ी बात की आपने, वैसे वाकई बड़ा अच्छा पॉइंट आपने। अच्छा तनवीर साहब, यहाँ पर ये जरूर बताइएगा, हम खासतौर पर इस सीरीज को इसलिए भी इंपॉर्टेंट करार दे रहे हैं कि इन कंडीशंस में जो पाकिस्तान की कंडीशंस हैं जहां पर हम ये सीरीज खेलने जा रहे हैं, इसको वर्ल्ड कप के लिए इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जमीन आसमान का फर्क है, तो आप समझते हैं कि ये सीरीज वर्ल्ड कप के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है, और जो एशिया कप में हमने परफॉर्मेंसेस दी हैं, ठीक है, हमने खेले, हम अच्छा भी खेले, बुरा भी खेले, लेकिन उस लेवल का नहीं खेले जिस तरह हमें खेलना चाहिए था और जिस तरह हमें दुबई की कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए था। बाकी ये है कि जिन जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं थी वो फिर पर्चियों की वजह से दोबारा आ गए टीम में, अब वो पता नहीं ये 60 T20 उसमें क्या करते हैं ये लोग। अब इनके अपने लिए जरूरी है कि होम कंडीशन है, आप इसमें रन करें, आप मैचेस जीते, आप सीरीज जीतें, लेकिन ये है कि सीरीज टफ होगी। अगर इन्हीं प्लेयर्स को हम ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो मुझे बहुत एक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमारे बैट्समैन वहां जाके क्या करेंगे, क्योंकि ये जो प्लेयर हैं जो इस टाइम जो स्पेशली मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं वो तो उस कंडीशन के हिसाब से, उन पिचेस के हिसाब से वो है ही नहीं। अब ये वहां क्या करते हैं, खैर इससे पहले अभी इंग्लैंड की सीरीज है, फिर उसके बाद ट्रायंगल सीरीज की न्यूजीलैंड खेलने जानी है, वहां भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वहां पिचेस भी जरा डिफरेंट होती है, ये क्या खेलते हैं। तो खैर इस वक्त इनको इसमें परफॉर्म करने दिया जाए, देखा जाए कैसा परफॉर्म करते हैं। तनवीर अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया और इस पर तज्जिया किया, खासतौर पर जो कंडीशंस में हम खेलने जा रहे हैं सीरीज, और आज से इसका आगाज हो रहा है T20 मैचेस का, और जो पहला मैच है वो कराची स्टेडियम, नेशनल कराची स्टेडियम में खेला जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। माया, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो खैर कुछ भी हो, बस गुड लक, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत घर के तमाम एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, बस ठीक है जैसा परफॉर्म अच्छी रखनी है, क्योंकि बच्चे वगैरह जो घर के बहन भाइयों के बच्चे हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं कि जी हमें जाना है मैचेस देखने, तो एक वो वाली बात है। फिर डेंगू का एक ऑब्वियसली खतरा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें परेशानी भी होती है कि भाई एहतियात करना, फुल स्लीव्स पहनना, सॉक्स पहन के जाना है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन साथ साथ अगर बात करें तो लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर पाबंदी के जो असरात थे वो अब नजर आने लगे हैं। शाहजेब ऑब्वियसली माली साल 2022 की इब्तिदाई 2 माह में पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की दरामद में रिकॉर्ड कमी जो है वो देखी बिल्कुल ऐसा ही है। पीबीएस के मुताबिक जुलाई और अगस्त के दौरान मोबाइल फोन की इंपोर्ट में 64% कमी रिकॉर्ड की गई है। इंपोर्ट में गिरावट पर मोबाइल मार्केट वाले क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, ये उनके लिए अच्छा है बुरा है, यही हम जानना चाह रहे हैं। और कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान साहब ने किया, उनसे ही बात करेंगे। रिजवान साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट में कमी अब हो रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इस पे पाबंदी लगा दी, तकरीबन कोई 3 महीने तक पाबंदी रही, 3 से 4 महीने। उसके बाद जो है अभी इंपोर्ट जब शुरू हुई तो आप तो समझ सकते हैं डॉलर की क्या प्राइस हो गई, डॉलर जो है कहाँ तक पहुंच गया है। इसके अलावा डॉलर मिल नहीं रहा मार्केटों में, ना एलसी खोल ली है गवर्नमेंट, ना स्टेट बैंक ने एलसी खोल ली है, ना वो मंगा पा रहे हैं लोग। तो आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती यही है कि इंपोर्ट की जो मोबाइल है वो बंद कर दी जाए। एक तो वो गवर्नमेंट जो है एलसी नहीं खोल रही है,
और जो है वो लोगों को जो है मंगाने की इजाजत नहीं दे रही। एक तरह की पाबंदी है। आप समझ सकते हैं कि मार्केटों में कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है, लोगों ने अब दुकानें बंद करना शुरू कर दी हैं। और कंपनियां, आप तो इम्पोर्टेड मोबाइल की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो मोबाइल फोन जो पार्ट्स की सूरत में आते थे उनके लिए भी एलसी नहीं खुल रहे हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो है अपने आदमी जो है, एक कंपनी बड़ी कंपनी 300 आदमी निकाले। इसी तरह लोग जो है खत्म कर रहे हैं कारोबार। और पहले जो था इंडस्ट्री लग रही थी, इंडस्ट्री भी अब खत्म होती जा रही है। मेरी समझ से बात है कि सरकार को चाहिए आवाम की जो है आसानियां पैदा करना, आवाम की मुश्किलात पैदा किए जा रहे हैं। या तो आप सरकार कह दे कि हमें कारोबार ही नहीं करना, हम कारोबार बंद कर देते, हम किस तरफ जाएं, कोई टेबल बदल दे दें। लेकिन सरकार कोई बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमारे कारोबार में बिल्कुल मंदी हो गई है। अब समझ सकते हैं लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लेकिन सरकार उस समझने को तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं आप। वाकई में मुश्किल तो आ रही है ऑब्वियसली साइज सिचुएशन में। अगर ये यूं कहा जाए कि लोकल मार्केट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, आपने कहा काफी जो लोग हैं वो कारोबार बंद कर रहे हैं, तो फिर अगर इस तरह कारोबार बंद हो जाएगा तो फिर लोगों का रोजगार कैसे चलेगा? देखिए, आप समझ सकते हैं ना कि आप रोजगार कहाँ चलेगा। क्राइम की शरह बढ़ रही है, कराची में देखिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तो बेचारे लोग क्या करेंगे जब लोगों को जो है रोजगार, हम तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम तो लोगों को जो है नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो कुछ गवर्नमेंट सोचे ना कि हम कारोबार करेंगे, जब हमारा माल आएगा तो हम बेचेंगे ना, हम दे सकेंगे मार्केटों में और हम लोग रोजगार पैदा कर सकेंगे। जब हम ही लोग कारोबार नहीं कर सकेंगे तो किस तरह कारोबार होगा? सरकार को इस पर फौरन अमल दरामद करना चाहिए, बैठना चाहिए, एक स्टेक होल्डर को बिठाए, इस पर मशावरत करके कोई पॉलिसी निकाले। अगर ये पॉलिसी नहीं निकाली, इसी तरह चलता रहा तो बहुत ही हालात बुरे रहेंगे। कराची के, पूरे पाकिस्तान के कारोबारी हालत बहुत खराब है। गवर्नमेंट को फौरन जो है इसमें सोचना होगा और फौरन जो है हमारे मसाइल हल करने होंगे। अगर ये नहीं होंगे तो मार्केटें बंद होंगी, फैक्ट्रियां बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और सारी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे आएगी। रिजवान साहब, ये जरूर बताएगा लोकल मार्केट को कितना नुकसान पहुंचा है और लोकल मार्केट को बेहतर करने के लिए फौरी तौर पर हमें क्या इकदाम उठाने बहुत जरूरी हैं, आप समझते हैं? लोकल मार्केट में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बताता चलूं मैं कि एक मोबाइल जो है, एक अभी आप जो डॉलर की जो आपने रेट जो बढ़ना शुरू हुआ, उससे तो आप समझते हैं 30 से 40% रेट बढ़े। इसके अलावा जब आपको माल आएगा नहीं, जब आप जो है इम्पोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो किस तरह कारोबार करेंगे? देखिए, हमने बार बार दरख्वास्त ये की कि अगर आपके पास डॉलर नहीं है या आप एलसी नहीं खोल सकते तो कोई बैठ के मसाइल को हल करे। इसको मसले को हल नहीं कर रही गवर्नमेंट, उसको तूल दे रही है। आप चाहते यही है कि इम्पोर्ट ही ना हो, कारोबार ही ना कर सके। अब लेकिन जो आपने कहा था इंडस्ट्री लगाने को, अब जो इंडस्ट्री लगी हुई है और वो पार्ट्स की जरूरत में मंगा रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी पाकिस्तान में इतने वसाइल नहीं है कि वो चीजें बना सके। अभी नई नई इंडस्ट्री लगी थी, आपने जो है माल जो है पार्ट्स की जरूरत में लोग मंगा रहे थे, तो आप कम से कम उनको चलने तो देते। उसको चलने नहीं दिया आपने, बाकायदा वो भी बंद करना शुरू कर दिया आपने। अगर किसी को एलसी खोलने में जो है, अगर किसी को 10 एलसी खोलनी है तो आप सिर्फ एक एलसी खोल लें, तो किस तरह चलेगा काम? सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी समझ में नहीं आता। बस अल्लाह ताला आसानी फरमाए। वो वाली बात है कि इस तरह आप इतने परेशान हैं, आप इस वक्त सदर हैं एसोसिएशन के, अगर वो इतने परेशान हैं तो बकिया लोग कितने से परेशान होंगे। हद तक जो है वो कमी भी आई है। 2022-23 के इब्तदाई जो इस तरह के माह में जैसा पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की शदीद जो है वो एक गिरावट नजर आई है और रिकॉर्ड में कमी आई है। ये तो वाकई में बहुत परेशान कौन बात है। 2022 एंड किस तरह होगा ये भी नहीं पता और लोगों की। लेकिन रिजवान साहब, एक चीज और आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस अरसे के दौरान मोबाइल फोन की जो सेल है, उस सेल के हवाले से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आप शेयर कर सकते हैं? कितना असर पड़ा है इंपोर्ट पर पाबंदी के बाद? तकरीबन मेरे ख्याल में कोई साल भर में जो है तकरीबन मोबाइल फोन जो है वो तकरीबन 8-9 लाख पीस जो है इंपोर्ट होते। अब वो तकरीबन कोई लाख 1.25 लाख पे शायद आ गए, जो इतने मोबाइल सिर्फ इंपोर्ट हो रहे हैं। बाकी जो है वो खत्म हो गया सिलसिला। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो तकरीबन 20 से 25% जो है सिर्फ काम रहेगी, इंपोर्ट हो गया है, बाकी खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं लोगों को जो कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जब 8 लाख मोबाइल जो इंपोर्ट होते तो जितना ही कारोबार होता उसी हिसाब से जो है लोगों को रोजगार मिलता था। जब आपने यही खत्म कर दिया तो आप रोजगार किस तरह करेंगे? आप समझ सकते हैं कि इतनी जो महंगाई के सिलसिले में जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, किस तरह करेंगे? सही कह रहे, बिल्कुल सही है। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे।
हम अपने हालात और अपनी आप बीती हम शेयर कर रहे थे कि मोबाइल मार्केट इस वक्त कितनी बड़ी जो है वो फॉल का शिकार है। वाकई में लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा, लोग कारोबार बंद कर कर जा रहे हैं। रिकॉर्ड तक, जिस तरह शाजिब ने भी कहा, 90% तक जो है वो कमी आई है। इतना हमने कभी भी फॉल नहीं देखा था। खैर, प्रोग्राम में आगे बहुत सारी बातें करेंगे, डॉलर के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान में मजीद हालात के ऊपर। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। बैक आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाजिब अहमद के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। और ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे डॉलर का। वो डॉलर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दावे तो बहुत सारे किए जा रहे थे, लेकिन वैसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है, खासतौर पर मार्केट में सरमायाकारों को लेकर। एक तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान भी है माया, दूसरी तरफ डॉलर का शॉर्टफॉल सरमायाकारों की जो मुश्किलात है उसमें बेहद इजाफा कर रहा है। शाजिब, जैसे आपने उसकी फौरन ही आपने उसको पॉइंट आउट किया। मुफ्ती इस्माइल साहब, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा था कि भाई डॉलर जो है वो आएगा, मुहैया भी होगा और हमें जो है वो हमारा खर्चा भी कम होगा, कंट्रोल में आएगा। वो कह रहे थे डॉलर आ रहा है बहुत ज्यादा, आ रहा है, कम हो रही है। तो फिर ये सिचुएशन कैसे पैदा हो रही है? बस यही समझने के लिए आज हम राब्ता करेंगे। स्टेट बैंक उन्हें एलसीज खोलने के लिए डॉलर फराम नहीं कर रहा, यानी कि सनतकार, जिसके बायस जो हम देख रहे हैं पोर्ट पर खाम माल है वो फंस चुका है और उस फंसे हुए माल को निकालना बहुत जरूरी है। क्या इसका कोई हल निकल सकता है, नहीं निकल सकता, या क्या हो रहा है, ये क्या वजूहात हैं? इस वक्त यही जानने के लिए हमने राब्ता किया है। नायब सदर FECCI शबीर मंशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर, पिछले दिनों जिस तरीके से हम देख रहे थे, खबरें सामने आ रही थी कि डॉलर की आमद है वो ज्यादा हो चुकी है, अखराज कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो हम हालात देख रहे हैं, सनतकारों को डॉलर क्यों फराम नहीं किया जा रहा है या क्यों नहीं मिल पा रहा? डॉलर की तो काफी अरसे से शॉर्टेज है ही। पाकिस्तान के पास रुपी है लेकिन डॉलर की शॉर्टेज है। डॉलर की डिमांड चूंकि सबको पता है ज्यादा है और हमारी इंपोर्ट्स बुनियादी तौर पे इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री हैं। $80 बिलियन की हमारी लास्ट फिस्कल ईयर में इंपोर्ट्स हुई थी और हमारी जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं वो 33 बिलियन के करीब और फॉरेन रेमिटेंस करीब 31 बिलियन। तो हमारा ओरिजिनली शॉर्टफॉल तो मौजूद था ही और जिसकी वजह से डॉलर में शॉर्टेज है। और लास्टली जो 2 महीने के दौरान जो लास्ट फिस्कल ईयर था, मई और जून के दरमियान में बहुत ज़्यादा वो जो हमारी ऑयल इंपोर्ट्स हमें कर ली गई थी लोड शेडिंग की वजह से, तो उसके बाद फिर कुछ अर्सा हमें जो हमारी ऑयल की इंपोर्ट्स थी वो 2 महीने के कंट्रोल में रही थी, लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त उसको राशनिंग करके चला रही है जी। तो लेकिन इस तरह पोर्ट पर खाम माल फंसने से सनतकार परेशान भी हैं। इस तरह की सिचुएशन अगर परसिस्ट करती रही तो आप क्या समझते हैं, अगर हल ना निकला तो क्या रिएक्शंस आ सकते हैं और रेपरकशंस फॉर दैट मैटर? यकीनन ये बहुत ही कंसर्निंग बात है कि जिस तरह स्टेट बैंक मामलात को लेके चल रहे हैं और स्टेट बैंक ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन हमारा ब्रिज, ये हमारा गैप बहुत ज़्यादा है और डॉलर की डिमांड होने की वजह से डॉलर की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है और रुपी बेकदरी की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें जो पोर्ट पे बसे हुए माल हैं उसमें स्टेट की पॉलिसीज से हम समझने से वाकई बिल्कुल कासिर है कि किस तरीके से स्टेट बैंक चलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि स्टेट बैंक के अंदर अचानक वो एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं जी कि 5 जुलाई के बाद से इंपोर्ट्स बंद कर दी जाएंगी, फलाने सेक्टर में बंद कर दी जाएंगी, और फिर अचानक उसको कहते हैं जी हमने अलाउ कर दिया है। तो इसकी वजह से बेशुमार लोगों के माल इस वक्त पोर्टों पे पड़े हुए हैं और वो डैमरेजेस का शिकार हो रहे हैं, डिटेंशन का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लोग बहुत तकलीफ में हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिसका बाज़ चीज़ों का रॉ मटीरियल और बाज़ के स्पेयर पार्ट्स और दूसरा न्यू प्रोडक्शन, ये सब मुतासर हो रही है। सही बात, सब मुतासर हो। सर, इसके साथ साथ खाम माल के लिए क्लियरेंस, जैसे कि हम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना मिलने के बायस कौन कौन से ऐसी खासतौर पर इंडस्ट्रीज हैं जो आप समझते हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मुतासर हो सकती है या हो रही है? यकीनन इसमें जिस इंडस्ट्री का भी नाम लें, अगर हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसको उन्होंने राशनिंग करके बहुत लिमिटाइज कर दिया है। इसी तरह ये जो LED की इंडस्ट्री है, LED के बल्ब बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा शदीद मुतासर है। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा वो मुतासर है। सोलर के अंदर जो इस वक्त सोलर की इंपोर्ट्स हो रही हैं वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, वो भी बहुत मुतासर है। स्पेयर पार्ट्स जो हाजिर मशीनरी किसी किस्म की भी चल रही हैं, स्पेयर पार्ट्स उसके मंगाने में दुश्वारी है और स्टेट बैंक अप्रूवल देने में बहुत ताख़ीर भी कर रहे हैं और बाज़ जब
मामलात में उन्होंने ऑलरेडी उसको नहीं भी परमिशन दे रहे। तो वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रिंटिंग, पैकेजिंग, प्लास्टिक, फार्मा, सबको इससे मशीनरी और उसके पार्ट्स की वजह से मुतासर हो रही है। लेकिन सर जिस तरीके से फिर हम देख रहे हैं कि हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स मुतासर हो रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी मुतासर हो रहा है, अगर ये खासतौर पर हमारा मोबाइल फोन्स की आप खासतौर पर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये मुतासर हो रहा है, ऐसे में इकोनॉमी को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंपोर्ट बिल पे हम कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरीके से एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत परेशान है, उनको कई परेशानियों का सामना है, हमारी हर इंडस्ट्री इस वक्त मुतासर होती नजर आ रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को फौरी तौर पर किन सेक्टर्स को मजबूत करने की जरूरत है ताकि एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सके? जी, ये बहुत रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि असल चीज़ देखने की ये है कि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज है, और डॉलर की जो शॉर्टेज है मुतासर तो यकीनन हमारा बहुत बड़ा सेक्टर, जो आपने राइटली पॉइंटेड आउट, एग्रीकल्चर का किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर मशीनरी, हाइड्रोलिक पंप्स, वो समरसेबल पंप्स वगैरह, ये सारे के सारे इंपोर्ट होते हैं और पाकिस्तान में उसको यूज़ किया जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो हमारी ये मुतासर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगी और हमें फूड शॉर्टेज का भी ख़तरा हो सकता है। तो हमें ये इस चीज़ को बड़ा सेंसिटिवली लेके चलने की ज़रूरत है। और सोल्यूशन की जो आपने बात की, ये बहुत अहम है सर। सोल्यूशन जब तक एक चीज़ तो जो शॉर्ट टर्म इमीडिएट था कि जी कि इंपोर्ट को कंस्ट्रेंट किया जाए, ये बहुत लॉजिकल सी बात थी, लेकिन उसी के साथ हम ये समझते हैं कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म में हमें फौरी तवज्जो उस पर जंगी बुनियादों पे देने की ज़रूरत है। एक सेक्टर जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है जी आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर हमारे पास ना वो सस्ती बिजली मांगता है, ना बहुत ज़्यादा लेबर मांगता है, ना मतलब उसमें किसी किस्म के वो इंसेंटिव मांगता है, वो सिर्फ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मांगा है। और अगर वो एनवायरनमेंट दे दी जाए और उस तरीके से उनके जो हमारे पास डिमांड है इस वक्त आईटी में, इतने ज़्यादा स्किल वर्कर्स की डिमांड है कि आईटी इंडस्ट्री इज़ शॉर्ट ऑफ स्किल वर्कर्स, और अगर वो स्किल वर्कर्स प्रोवाइड किए जाएँ किसी तरीके से ट्रेनर के प्रोग्राम के मुताबिक किया जाए, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में आईटी को सपोर्ट किया जाए, और उस तरीके से हम समझते हैं कि जो इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट आईटी की इन पर्टिकुलर अराउंड 2 बिलियन के कर रही है। और हमें बड़ी खुशी होती है ये बात मेंशन करते हुए कि हमारा एक सेक्टर है जो कि आईटी के साथ ही रेलेवेंट है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में, जो फ्रीलांसिंग कहलाता है। और वो हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है कि इस हाल में कि पाकिस्तान नंबर 3, नंबर 4 को इस वक्त हम टच कर रहे हैं। और अगर ये फ्रीलांसिंग जो कि हमारे नौजवान इस वक्त एक चैलेंज की हैसियत रखते हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वही हमारे पास यूथ पॉपुलेशन को हमारे को हेल्प करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। और यही हमारी जो एक्सपोर्ट्स है, जो प्राइम मिनिस्टर भी अपने विजन में भी कहते हैं और पिछली हुकूमत भी, तमाम लोग भी यही बात करते हैं कि जी कि उसको 10 से 15 बिलियन ले जाना कोई चंबे की बात नहीं है। तो ये एक सेक्टर है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान को रिलीफ दे सकता है। और एडिशनली हम ये महसूस करते हैं कि एक सेक्टर है जो कि ओवरसीज बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, उसमें हम लोग कुछ एसोसिएशंस हैं जो हमारी मेंबर हैं, पाकिस्तान ओवरसीज प्रमोटर एसोसिएशन है, उनको हम खुसूसी तौर पे फैसिलिटेट करें। तो हम ये समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में आइंदा चंद महीनों में हम 2, 5, 10 बिलियन तक हम इंक्रीज ला सकते हैं कि ग्रेजुअली बंदे एक्सपोर्ट करें, हम उसमें उन लोगों स्किल वर्कर को एक्सपोर्ट करें जो कि दुनिया में डिमांड है। तो वो चीज़ें जो कि पिछले दौर में भी की गई थी और अभी भी की जा सकती हैं, और उसमें बहुत पॉजिटिविटी की उम्मीद है। इस वक्त हमारे तकरीबन 12 मिलियन के करीब पाकिस्तान की जो कि ओवरसीज है। बिल्कुल। और सर इसके साथ साथ आप समझते हैं एक फैक्टर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है सरमायाकारों के लिए कॉन्फिडेंस बहाल करने में, कि एटलीस्ट हमारे यहाँ सरमायाकारी हो सके। जी, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जो कि पॉलिटिकली जो बिग अनसर्टेनिटी होएगी और जहाँ पे भी बेयकीनी आएगी, उस कारोबार को वो मुतासर करती है। हम तो यही हर वक्त गवर्नमेंट से या यहाँ पे यही अपील करते हैं कि पॉलिटिकली चीज़ों को स्टेबल किया जाए और इकोनॉमी जो है ना उसको हम लोग इस तरह लेके चलें कि किसी हुकूमत के आने और किसी के जाने से इंपोर्ट्स में फ़र्क नहीं पड़ता हो, क्योंकि इंपोर्ट्स इकोनॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ता हो। ये निहायत अहम फैक्टर। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने बहुत एक अहम मौजू पर जो है वो आपने उससे बात की। और अब जरा प्रोग्राम में बात करते हैं मौसम के हवाले से। मौसम जो है वो अब बदल रहा है। अच्छा, कुछ डिफरेंट सा जो चीजें मैंने कराची का वेदर बदल रहा है। अब मैं जो शेयर करना चाह रही हूँ, मुझे बताओ आपने नोट किया है कि नहीं। शुरू में मैं नोट किया है कि
एरिया में मतलब क्लाउड्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वो क्लाउड्स बिल्कुल साफ हो जाते हैं। Yes, ma'am. गर्मी हो जाती है सर जी, और उसके बाद गर्मी के बाद जो है शाम ठंडी होना शुरू हो जाती है। हाँ नहीं ये बात वैसे वाकई ये मैंने है ना? नोट की है, मुझे अब ठंडी ख्याल ठंडी आया शाम है कि दिन में गर्मी है, हब्स भी है, लेकिन शाम में ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्या चक्कर क्या है हमारा? माजरा है, क्या माजरा, व्हाट इज हैपनिंग? तो हम क्यों ना वेदर हम एक दूसरे से सवाल क्यों कर रहे हैं? वेदर में अच्छा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब, कैसे हैं आप, खैरियत हैं? जी वालेकुम सलाम, शुक्र जी, ठीक ठाक। सरफराज साहब आपस में सवालात कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है कि दिन में शदीद गर्मी है, हब्स है, और शाम में इतने प्यारा मौसम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं कराची में। ये कौन सा मौसम है, जरा पहले ये बताएं। देखिए मानसून हवाएं चूँकि उस शिद्दत की अब नहीं आ रही, बल्कि आ ही नहीं रही पाकिस्तान में पिछले 3-4 दिन से, तो कोई ख़ास तो खैर इतना गर्म मौसम तो नहीं है। कराची में 32-33 टेम्परेचर चल रहा होता है, और 33 समथिंग तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है सितंबर का। और अलबत्ता ये कि धूप निकली होती है पिछले, चूँकि जुलाई अगस्त दोनों महीनों में आपने देखा कि ज़्यादातर क्लाउडी वेदर रहता था और बारिशें भी चल रही होती थी, तो शायद वही आपके जहन में एक तरह से उसकी याद बाकी है। जी हमारे जहन में तो ये है कि क्या मानसून अभी रह गया है सरदार साहब, एक और स्पेल, मतलब मुझे चिड़िया ने बताया आगे। नहीं कोई स्पेल नहीं है। मानसून तकरीबन पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में से, खासकर जनूबी हिस्सों में से तो बिल्कुल एक तरह से रिट्रीट हो गया है। यहाँ पर अब कोई ऐसा चांस नहीं है मानसून की बारिश का। शुमाल में भी पिछले 2-3 दिन से कोई ख़ास बारिश नहीं हो रही। पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर भी अगर कहीं हो रही है तो वेस्टर्ली वेव गुजर रही है, उसकी वजह से हो रही है। कहीं कोई लाइट रेन हुई है, कहीं मॉडरेट हुई है, लेकिन पिछले 2 दिन से तो बिल्कुल ड्राई चल रहा है। और अगला 1 आध हफ्ता इसी तरह से जनूब में तो अब ड्राई है, अनलेस के कोई ऐसी अचानक कोई डेवलपमेंट ना हो जाए समंदर पे, उधर बे ऑफ बंगाल की तरफ से, तो कोई उम्मीद अब उस तरह का नहीं है, क्योंकि विंड पैटर्न अब खासा चेंज हो गया है। वैसे सरफराज साहब कहा जाता है कि 15 सितंबर के बाद मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। खैर मानसून तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये इस बार जो हम सर्दियां देख रहे हैं, जिस तरह हमने एक्सट्रीम गर्मी देखी है इस बार, और बड़ी लंबी गर्मी हम देख चुके हैं, तो जरा बताइएगा मुझे ये सर्दी का आगाज बाकायदा तौर पर कब से हो जाएगा? क्या इस बार सर्दियां बहुत तवील चलेंगी मुख्तलिफ सूबों में पाकिस्तान में? देखिए अभी कुछ कहना कबल वक्त है, जब तक कि ये एक तरह से मानसून हवाओं का एक ट्रैक या ट्रेंड रहता है सितंबर के एंड तक, तो सितंबर के आखिर में जाके कुछ आइडिया होगा। वैसे अक्टूबर का महीना तो आपको बताऊं कराची में दोबारा से गर्म होता है। कराची क्या पूरे सिंध में दिन में शदीद तेज कराची में तो अक्टूबर गर्म होता है। अक्टूबर गर्म साहब मैंने अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट देख रही थी, तो उसमें एक खबर आई थी कि जी जो ग्लोबली वेदर जो अब बदला है, उससे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर की चेंजेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं आने वाले वक्तों में। इस खबर के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये तो पहले से भी हम बताते रहे ना कि जो असल में क्लाइमेट चेंज की वजह से, और आपको पता है क्लाइमेट चेंज की मेन वजह ग्लोबल वार्मिंग होती है, उस इन दोनों मतलब के असरात ये होते हैं कि अब जो आपके नॉर्मल वेदर पैटर्न्स होते हैं वो एक तरह से शेडर हो गए हैं, तो अनसर्टेनिटीज बढ़ गई हैं। तो अभी एक जनरली तो मानसून की जो बारिशें हैं वो पाकिस्तान में एक तरह से राइजिंग ट्रेंड है कि आने वाले सालों में बतदरीज इस तरह मानसून की बारिशें बढ़ती रहेंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जैसे उस रिपोर्ट को कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया कि अगले साल भी इसी तरह बारिशें होंगी। ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, बैरुल के दर्जा हरारत, इंडियन ओशन के, ये जो चीज़ें हैं ये अगर अगले साल फेवर नहीं करेंगी तो बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, कम होंगी। लेकिन वो ये जरूर है कि सरदार साहब इस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि सितंबर में तो अब कोई नहीं रहा, स्पेल भी नहीं रहा, अक्टूबर जो कंपैरेटिवली गर्म होता है, तो अब हम ये समझे कि सितंबर के आखिर तक ये ठंडी शामें भी खत्म हो जाएंगी, ये ठंडी शामों का जो सिलसिला जारी रहेगा, और वैसे मौसम के दिन में गर्मी बढ़ जाएगी टेम्परेचर में। नहीं, सितंबर में ठीक रहेगा मौसम, इतना भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। मैंने आपको बताया ना 32 से 34 टेम्परेचर दिन के टेम्परेचर, लेकिन चूंकि बेशतर वक्त में धूप निकली रही पिछले दिनों में, तो शायद उस वजह से कुछ ज़्यादा महसूस हुआ आपको। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का अक्टूबर के मौसम पे कोई असर नहीं पड़ेगा सर? जी अक्टूबर में मैं बता रहा था ना आपको कि अक्टूबर में दिन में तो बड़ी तेज धूप हुआ करती है, टेम्परेचर 36 से 38 ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है अक्टूबर में कराची का खासकर, और पूरे सिंध का ही आप कह लें। लेकिन रात में थोड़ी सी खुनकी हो जाती है, खासकर 15 अक्टूबर के बाद, चूंकि उसमें नमी का तनासब कम हो जाता है, तो ड्राई एयर होती है, तो रातें इतनी बहुत ज्यादा ह्यूमिड और हार्ड नहीं हुआ करती फिर। बिल्कुल ठीक।
थैंक यू सो ठीक है, मच सरदार फराज साहब, आप आए, आप निकाला हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमारी थोड़ी रहनुमाई भी फरमाई मौसम के हवाले से। और इस तरह उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर के बाद से खुनकी शुरू हो जाती है, तो एंटी एलर्जीज का इस्तेमाल, फ्लू शॉट्स और गर्म पानी का इस्तेमाल और स्टीम, ये तमाम चीजें लेना शुरू कर दिया करें। हकीम माया में ये बता रहे थे कि आपने क्या चीज इस्तेमाल करनी है। और ये चाह रही थी सरदार सरफराज साहब से कि अलवाना के मौसम अच्छा हो जाए, अक्टूबर में कुछ मौसम बेहतर हो जाए, लेकिन उन्होंने हमें फाइनली बता दिया कि कराची में तो गर्मी होगी। और खैर अक्टूबर में कराची बड़ा गर्म होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप वक्त के बाद प्लीज डू स्टे विद अस। मैं यहाँ पर सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आप कुछ जिक्र करेंगे। कुछ ऐसा गुस्सा हम देख रहे हैं, एहतजाजन लोग इस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं कि जाहिर है लोग गुस्से में तो हैं इस वजह से कि एक तरफ लोड शेडिंग होती है, उससे भी परेशान है, फिर घर से बाहर निकलते हैं तो रोड टूटी होती है, फिर कचरा पड़ा होता है। तो इस सारी सूरत हाल में गुस्सा जो है ना, वो कहते हैं ना सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिल्कुल, वाकई में पेशेंस अब बिल्कुल नहीं रहे आम आवाम के अंदर। और हम रिलेट जरूर कर सकते हैं, सही है या गलत है उसका फैसला हम नहीं करने वाले होते, लेकिन कम से कम हम रिलेट जरूर कर सकते हैं। उस तकलीफ से रिलेट कर सकते हैं, उस गुस्से से रिलेट कर सकते हैं, उस जो है रिएक्शन से रिलेट कर सकते हैं। जब इंसान से बर्दाश्त होना जो है वो उससे कंट्रोल से बाहर जाता है, तो फिर वो किस तरह से जो है वो अपने आसाब पर, अपने गुस्से पे या अपने इजहार पर नहीं कर सकता कंट्रोल। बिल्कुल ऐसे ही। और बदतरीन लोड शेडिंग के बाद हम देख रहे हैं कि अब बिल्स में जो केएमसी टैक्स पर शहरी है वो गुस्से में है, क्योंकि केएमसी का टैक्स आयद कर दिया गया है बिजली के बिलों में। और इसी पर एहतजाज लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर लोग कचरा फेंक रहे हैं। और कचरा फेंकने के साथ साथ जो कुछ शहरी हैं, एक वीडियो ये भी वायरल हो रही है कि के इलेक्ट्रिक की गाड़ी गुजर रही थी, उस गाड़ी को उसने रोका आवाज देकर, बाकायदा जो वहाँ कचरा पड़ा था वो उठाकर उस गाड़ी में फेंक दिया। कहता भाई अगर आप लेके जाओ, टैक्स ले रहे हो तो फिर ये कचरा भी लेके जाओ। हाँ, कह रहे हैं आप जाओ जाओ कचरा लेके जाओ। बाकायदा वो जो कचरे का एरिया था वहां से कचरा उठा के उस शहरी ने केएमसी की गाड़ी में डाला। अब ये सारे मामलात हैं, अवाम इस शहरी जो हैं ये रिएक्शन दे रहे हैं। डिफरेंट लोगों ने कहा, लेकिन मेजॉरिटी जो अवाम का रिएक्शन था वो वही था जो उस शहरी ने किया था। देखिए, अवाम को ये नहीं पता, शहरियों को ये नहीं पता कि टैक्स क्यों आयद किया गया है, किस वजह से आयद किया गया है। उनका गुस्सा इस बात पर है कि हम जो बिजली का बिल ऑलरेडी एक दे रहे हैं और अच्छी खासी प्राइस पे कर रहे हैं, और हमारे बिजली के बिल ज्यादा तो आ रहे हैं। जाहिर बात है बिजली महंगी हो गई है तो ज्यादा बिल तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब आप उसमें एक और टैक्स लगाते हैं और कचरे का भी टैक्स लगाते हैं, केएमसी का यानी कि टैक्स लगाते हैं, और उसके बाद आपको बिल में जो इजाफा देना पड़ेगा उसकी वजह से शहरी ज्यादा परेशान है। तो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आई एम श्योर टीम्स के भी, आप लोगों के सबके भी घरों में आ गए। हमारा भी कल बिल आया है, वो भी मतलब क्या बताऊं, तो ऐसे दिल दहल गया। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खिलाफ अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जिसका नतीजा ये देख रहे हैं कि अवाम बाकायदा एहतजाजन अब कचरा फेंकना शुरू हो गए कि इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर, और साथ में जो उनकी गाड़ियां उसके अंदर भी कचरा फेंक रहे हैं। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है अब? देखिए, अवाम का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, और ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं, वो तो है ही चोर इलेक्ट्रिक, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ वापडा काम कर रहा वहाँ भी बिल्स जो है वो बहुत इजाफी आ रहे हैं और लोग पूरे पाकिस्तान में परेशान हैं। और कराची में तो के इलेक्ट्रिक से जो लोग सताए हुए थे पिछले 10-12 साल से, आज उसका गुस्सा नज़र आ रहा है। इनको के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदारी थी इनकी ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है बिजली के, इन्होंने जनरेट करना था, इन्होंने बिजली बनानी थी। आज दिन तलक ये वफाक से 700 मेगावाट इजाफी सब्सिडी के तौर पे बिजली ले रहे हैं। इन्होंने तांबा बेचा, कराची में जो तारें थी वो सब बेची इन्होंने, अपनी ज़ात को फ़ायदा दिया। कराची में बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर नहीं किया, और सबसे अहम चीज़ ये, आज भी फर्नेस ऑयल पे बिजली चला रहे। इन्होंने नए ऑप्शंस की तरफ काम नहीं किया, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम नहीं किया, और कराची आज भी भुगत रहा है। आज भी जगह जगह चोरी है, आज भी जगह जगह लोड शेडिंग है। और हमारे दौरे हुकूमत में इनके खिलाफ नेपरा के जरिए FIR बनवाई थी। पहली बार नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR बनाई। जो शहरी मर रहे थे इनके नाकिस सिस्टम की वजह से, बारिशें होती थी, खंभों से लोग करंट के जरिए मर जाते,
उस पर एक्शन करवाया था। तो आज ये गुस्सा एक्चुअली इम्पोर्टेड हुकूमत के निज़ाम के खिलाफ है लोगों का, कि आप बिल्स पे बिल्स भेजे जा रहे, लोगों को कोई फैसिलिटी मैसर नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, गैस की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है, और ऊपर से ये बिल्स आ जाते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर तो खत्म हो गई है, महंगाई उरूज पे, बिल्स कहां से पे करेंगे। तो इशू यही है कि लोगों का ये गुस्सा ये इस निज़ाम के खिलाफ है जो के इलेक्ट्रिक की तरफ चैनलाइज हुआ है, और अल्लाह करे मजीद हो जो है इस तरह का टैक्स केएमसी टैक्स जो है कि वसूली, ये जुल्म नहीं है आवाम के ऊपर? कितना और बर्दाश्त कर सकती है आवाम? ये जुल्म इसलिए है कि अवाम को पता है कि जो हम देंगे टैक्स में पैसा, ये सब चोरी करप्शन की नजर हो जाएगा, एतमाद नहीं है लोगों में। ये केएमसी को क्या नहीं जानते ये लोग? इनका जो बजट इनको सिंध हुकूमत से मिलता वो कहाँ लग रहा है? इनके पास जो इदारे हैं, एक कराची का अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जाके देख ले जो केएमसी के जेरे नजर है, क्या हाल कर दिया है उसका। कराची की सड़कों का हाल देख ले जो केएमसी की जिम्मेदारी है, कराची के पार्क्स का हाल देख ले जो केएमसी की जिम्मेदारी है, और ये अब केएमसी सिंध हुकूमत के पास है, यानी वसाइल, इख्तियार, इदारे, फंड्स, उसका कोई कमी नहीं है। तो लोगों में एतमाद कायम करेंगे तो लोग फिर आपको टैक्सेस पे करेंगे। एतमाद नहीं है लोगों में। कराची में जगह जगह कचरा है। आपने 3-4 साल से चाइनीज कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, $26 ईच टन आप उनको पे कर रहे हैं चाइनीज कंपनीज को, और कचरा ताहाल सड़कों पर मौजूद है। तो लोग क्या एतमाद करेंगे आप पे? कराची में ही एक प्राइवेट सोसाइटी होती, वहां लोग मेंटेनेंस चार्जेस देने को तैयार होते क्योंकि वहां सफाई भी होती, वहां निज़ाम बेहतर होता। आप पहले निज़ाम बेहतर करें, एतमाद कायम करें, फिर टैक्सेस डिमांड करें। या शहर में कचरा है, पानी गटर से उबल रहा है, सड़कें टूटी हुई है, और आप ऊपर से टैक्स मांग रहे हैं, तो अवाम जूता ही मारेगी और क्या करेगी। लेकिन आलमगीर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो चाहे वो नेपरा की जानिब से हो या हम ओवरऑल बात करें तो बिजली कीमतों में इजाफा हो रहा है, और बार बार हम देखते हैं कि बिजली का यूनिट महंगा हो जाता है। ऐसे में आप नहीं समझते कि अब ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, लोगों की आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बिल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बिजली के, तो जो गुस्से का इजहार अब लोग कर रहे हैं दफातर जाकर और जो मुख्तलिफ निजी कंपनी गाड़ियां हैं उसके ऊपर, ये गुस्सा भी बढ़ता चला जाएगा और आगे, और हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। देखिए, ये अगेन इन लोगों को जो इम्पोर्टेड हुकूमत में बैठे हैं और जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, इनके लिए लम्हा फिक्रिया है। ये लोगों का गुस्सा आप चंद दिन में देखेंगे, पूरे पाकिस्तान में ऐसे सीन्स नजर आएंगे आपको। ये कोई आम बात है कि एक शख्स की आमदनी 20,000 हो और 18,000 वो बिल पे करे, तो घर कहां से चलाएगा वो क्या अपनी जो भी जमा पूंजी है वो क्या बेचेगा? अपने बच्चों को बेचेगा? क्या करेगा वो? लोगों की इस वक्त गुजारा मुश्किल हो गया है, और जहां लोगों के सर्वाइवल की बात आएगी वहां लोग सड़कों पर आएंगे। इनके लिए आज इस फ्लड की सूरत हाल में सिंध में पीपल्स पार्टी के MNA MPs मैं जानता हूं वो हल्के में नहीं जा सकते। लोगों के घर टूटे हुए, लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो गई, खाने को कुछ नहीं है, लोग इनकी जान को आए हुए। तो इसी अंदाज में पूरे पाकिस्तान में जहां महंगाई बढ़ती जा रही है, इनसे सूरत हाल संभल नहीं रही, गैस की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है, हर एक किसान परेशान है। ये गुस्सा फटेगा, और फटेगा, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसकी बात करते हैं आलमगीर खान साहब। अब जिस तरीके से एक और भी तो मसला है कराची में जो फेस हो रहा है वो है स्ट्रीट क्राइम्स का। इस तरह से नंबर इंक्रीज हो चुका है कि लोग अपने घरों में गेट के बाहर, सड़क पर, ऑफिस के बाहर पार्किंग करते हुए कहीं भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। ये स्ट्रीट क्राइम्स का इतना रेट बढ़ना आपके नज़दीक इसकी क्या वजह क्या है, या इसके रोकथाम के लिए क्या मुमकिन है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये क्रिमिनल्स बेखौफ हो चुके हैं। या कराची में 2016 से सेफ सिटी प्रोजेक्ट नाम का एक मंसूबा कागज़ पे चला आ रहा है।
कराची को कम से कम 35,000 CCTV कैमरास की ज़रूरत है, जो उसका प्रपोजल था। आज इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कायम हो चुका है। कराची में ना CCTV कैमरास है, ना मॉनिटरिंग है। कोई का क्राइम होता तो मकामी बैंक से, किसी दुकान से, किसी प्राइवेट जगह से CCTV फुटेजेस लेनी पड़ती, और आपकी इन्वेस्टिगेशन इंतहाई कमज़ोर है। इन चोरों की, डकैतों की निशानदेही नहीं हो पाती। फिर पुलिस का जो रवैया, सलूक होता है एक शहरी के साथ, शहरी थाने में ज़्यादा खौफजदा होता है क्रिमिनल्स के आगे। और फिर जो प्रोसिक्यूशन होती है अदालत में, ये सारे स्ट्रीट क्रिमिनल्स ये 3-4 महीने में छूट के आ जाते हैं। इनको खौफ ही नहीं है, ये बेखौफ है। और ये पुलिस की पुलिस जानती है कौन कौन सा क्रिमिनल उनके थाने की हदूद में। सबसे अहम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का निफाज हो, कम्युनिटी पुलिसिंग हो। यहाँ एक SHO किसी थाने में 15 दिन से ज्यादा, महीने से ज्यादा टिकता नहीं, क्योंकि हर थाना बिकता है कराची में। हर थाने के रेट लगे होते। वो होम मिनिस्ट्री को पैसे पहुंचाता एक SP या पुलिस वाला, उस पर SHO की मनपसंद थाने पर तैनाती होती, और वो चूंकि जितना पैसा उसने खर्च किया होता तैनाती के लिए, फिर अपने हदूद में वो क्राइम को आज़ाद करता और अपने पैसे रिकवर करता। पुलिस में मेरिट का सिस्टम नहीं है। ये जितने कांस्टेबल्स भर्ती होते 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर भर्ती होते, और फरियाल तालपुर इसकी सरगुना है, वो सारे इनकी भर्तियां करवाती। और जो 5-10 लाख रुपए देकर भर्ती होता, वो गली चौराहे पर मुझसे, आपसे 500-100 रुपए चाय पानी मांग रहा होता। जब तक मेरिट कायम नहीं होगा पुलिस में, और इसको सियासी इन्फ्लुएंस से निकालेंगे नहीं आप, तो यही आपको पुलिस नजर आएगी जो VIPs की नौकर चाकर बनी होगी। सिंध में 4000 से ज्यादा पुलिस वाले इनके नौकर चाकर VIPs के प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। वो इनके बच्चों को, मिनिस्टर्स के बच्चों को स्कूल छोड़ने पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहे। तो जब ये काम इनका रह जाएगा तो एक शहरी को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। याद रहे, एक पुलिस वाला सिंध में 1400 से 1500 शहरियों के हिफाजत के लिए, जो इसका रेशो है, जो प्रोपोर्शन, तो आप सोचे कि वहां पर एक कैपेसिटी नहीं है इनकी मैन पावर कम है। फिर थाने में जो इनका अमला होता, मैं जानता हूं इनके पास सरकारी जो पेट्रोल का खर्चा मिलता वो नाकाफी होता। ये जगह जगह लोगों से फिर बत्ता लेते, लोगों जो इनको अपने अमले के लिए जो रनिंग एक्सपेंस चाहिए होता वो नाकाफी होता, क्योंकि पीछे जो अफसरान बैठे होते वो खा जाते पैसा, थाने तक, नीचे तक वो पैसा पहुंचता नहीं। तो इन सारे निज़ाम सिरे से खराब है। और अगेन एक ही मसला है कि सियासी इन्फ्लुएंस है, चोर ऊपर बैठे हुए। चोर को जब आप दूध की चौकीदारी पे, बिल्ली को दूध की चौकीदारी पे बिठा देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और वही हो रहा है इस सूबे के साथ। अब बिल्कुल इस वक्त हम जो देख रहे हैं हालात कराची के इस वक्त, जैसे कि आपने पुलिस का जिक्र किया, स्ट्रीट क्राइम के लिए पुलिस को बाकायदा तौर पर जो है वो पुलिस को भी वहाँ पर मैन पावर बढ़ाने की भी ज़रूरत है, उनको इक्विप करने की भी ज़रूरत है, वहाँ पर फंड्स बढ़ाने की भी ज़रूरत है। लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी जानब जब हम बिजली की बात कर रहे हैं तो लोग भी गुस्से का इजहार इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, टैक्सेस में भी इजाफा हो रहा है, और जब बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आएंगे और कचरा साफ भी नहीं होगा, जैसा कि आप भी फरमा रहे थे आलमगीर साहब कि जब मैनेजमेंट नज़र ही नहीं आ रही तो फिर किस तरीके से लोग ये खुशी खुशी टैक्स दे दें। थैंक यू वेरी मच आलमगीर खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सवेरे पाकिस्तान में, और ये तमाम मामलात हैं, तमाम बड़ी दुखी कहानी है कराची की जो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं माया कभी ना कभी ये मामला हल हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम एक बहुत अरसा हो गया अब तो वाकई बात करते हुए भी अजीब सा लगता है, कितनी बात करें, कितना कहें, कितना मुतालबा करें। और शुरू में भी हमने प्रोग्राम के आगाज में आज मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की थी कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, और जूं ही हम वक्त में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक चीज़ हमारे आंखों के सामने हो रही कि अजीब और गरीब जो है वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि दिल भी दहल जाएगा और लगेगा जैसे कि क़यामत आकर गुजर चुकी है और हम उसके बाद उसमें रह रहे हैं।
बिल्कुल। So- ये दर्द भरा वाकया है जिसका माया जिक्र कर रही हैं, और इंतहाई भारी दिल के साथ हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि जिस तरीके से कराची के इलाके औरंगी टाउन में, मतलब ये वाकयात आप मुख्तलिफ मूवीज़ में, सीरीज़ में देख सकते हैं, लेकिन असल में ऐसे वाकयात सुनना कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, इस पर यकीन नहीं होता या दिल नहीं मानता। लेकिन औरंगी टाउन में मुबैना तौर पर बाप ने अपने बेटे को तेल छिड़क कर आग लगा दी, और आग लगाने की वजूहात ये थी कि उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, वो जिद ये कर रहा था कि मुझे पतंग उड़ानी है, लेकिन वो बच्चा है, बच्चे से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो क्या यही तरीका है बच्चों को डील करने का? ये तो अदम बर्दाश्त की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उसे होमवर्क का पूछा गया, उसने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, उस पर उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपने बच्चे को आग लगा दी। समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की कैफियत है, क्या जहनी तवाज़ुन है। जहनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की एक इतनी बड़ी ये निशानी है, और ये इतना बड़ा एक, मैं कहती हूँ ये इबरतनाक वाक़या है कि शैतान जिस तरह हावी होता है, गुस्सा जिस तरह हावी होता है, वो वाकई में वो किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है, और ये बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत ही अफसोस और भारी दिल के साथ ही सेगमेंट कर रहे हैं हम। क्या हुआ, ये नफ्सियात क्या है, जानते हैं हमारे साथ माहिर नफ्सियात उरूज मुइज़ से। अस्सलाम उरूज, कैसी हैं आप? कैसी माया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। उरूजी, जो वाक़या है आई एम श्योर सबने सुना होगा। बाप तो साया होता है, छाँव होता है, आइडियल होता है, लेकिन आखिर वो इतना सख्त कदम उठाए, ये कैसा बाप है? जी अच्छा, जो आपने शुरू में एक बात की कि ऐसे वाक़यात हमने मूवीज में ही देखे हैं या ड्रामोज में देखे हैं, इस तरह के वाक़यात। बेसिकली ड्रामाज और मूवीज भी आपके जो सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उसी से स्टोरीज ली जाती है, उसी से इंस्पिरेशन ली जाती है। हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त ये सारी फ्रस्ट्रेशन, ये सारा एंगर है, और ये एंगर जो हमारी सोसाइटी के अंदर पल रहा है या माँ बाप दिखा रहे हैं या बच्चों के अंदर भी है, वो बेसिकली ड्यू टू ऑल ऑफ द अदर सर्कमस्टांसेस जो सराउंडिंग में उसके तहत है। अभी आप देखा जाए तो ये जो वालिद है, जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा या समझा इस स्टोरी के बारे में, वो ये था कि वो शायद डराने की कोशिश कर रहा था बेटे को, या उससे वो आग लग गई, फिर उसने कंबल भी डाला बच्चे के ऊपर। सो मे बी द फादर, आई मीन एक्ट उसका गलत था, डेफिनेटली बहुत गलत एक्ट था ये, लेकिन इंटेंशन शायद वो ना हो इस एक्सट्रीम पे जो एक्सट्रीम चला गया वो। बिकॉज इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस हमें नहीं पता होता कि हमें किस तरह एक्ट करना है। अगर हमें किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो हम एक एक्सट्रीम पे वो एक्ट ले जाते हैं जहाँ हम समझते हम संभाल लेंगे, लेकिन वो संभलता नहीं है। तो इस केस में मुझे ये फील होता है कि जहाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है मेरा, एक्ट वाज रॉन्ग। मे बी उस बाप की वो इंटेंशन नहीं थी कि बच्चे को मार देना है जान से या उसको इतना टॉर्चर करना है, लेकिन वो उस फ्रस्ट्रेशन, उस एंगर में, उस बेबसी में हो गया। आजकल के इस टाइम में जिस वक्त महंगाई की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इस टाइम पे हम सब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड और बेबस हैं। चाहे वो आप हो, मैं हूँ, किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी जगह पे हो, लोग वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड और बेबस हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन और बेबस के अंदर हम अपने से कमजोर पे अपना जोर निकालते हैं, क्योंकि अपने से ताकतवर पे तो हम निकाल नहीं सकते। उस जगह हम क्रिपल्ड हो चुके हैं, तो हम अपने से कमजोर, बच्चा बाप से कमजोर था, तो बच्चे ने अपना गुस्सा, बाप ने अपना गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया। तो हम हमेशा अपने से कमजोर पर अटैक करके उस पर गुस्सा निकाले, बिकॉज लेकिन डॉक्टर अरूज, यहाँ पर जो आप बात कर रही हैं, अपना एग्रेशन, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो बच्चे पर जरूर निकाल रहा है, लेकिन वो एक बाप भी है, और जब वो उस बच्चे पर जुल्म कर रहा है तो आपके ख्याल में उसके जहन में कुछ भी नहीं आया? वो बिल्कुल डेड था, या उसका जहन, उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था कि वो सब क्या हरकत कर रहा है? ऐसा पॉसिबल है? साइकोलॉजिकल अगर कंडीशन देखें तो ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल, आपका जहन माउफ हो जाता है ऐसी चीजों के अंदर, मतलब आपका फॉगी हो जाएगा, माउफ हो जाएगा, आपको पता नहीं, आपको लग रहा है कि मैं एक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली अगर आप सोचें इस बात को, बाप ने पूछा तुमने एग्जाम, तुम्हारे होमवर्क का क्या हुआ, बच्चे ने जवाब नहीं दिया। सो इन अ वे कहीं ना कहीं वो बाप एज अ फादर, मैं कह रही हूँ, वो शायद उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो। जब वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा तो आजकल के हालात देख रहा होगा, वी डोंट नो इन व्हाट फाइनेंशियल कंडीशन दैट फादर वाज इन। तो वो सारी चीजें सोच रहे, उसने फ्यूचर ही खत्म कर दिया बच्चे का, उसने फ्यूचर ही खत्म कर दिया, बिकॉज वो सब सोच रहा होगा ना, अपने फाइनेंशियल हालात को देख रहा होगा। वो देख रहा होगा मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आई एम अगेन नॉट सेइंग कि बाप का एक्ट सही था, बाप का एक्ट बिल्कुल गलत था, लेकिन मैं जहन की बात कह रही हूँ कि वो शख्स ने जो ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है, उसके अंदर उसका जहन इस फ्रस्ट्रेशन में माउफ हो गया था,
और मे बी आई डोंट नो द कंडीशन ऑफ द फैमिली, बट एज लॉन्ग एज व्हाट आई हैव रेड, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होगा, बाप को इससे गुस्सा उस पर उतार दिया। क्योंकि आप देखिए, आप उस एक्ट पे तो हम देख रहे हैं कि बाप ने आग लगा दी बच्चे को, लेकिन उसके बाद उसने कंबल डालने की भी कोशिश की। सो दैट मीन्स द फादर डिडंट वांट टू किल द चाइल्ड, बट अगेन वो उसका जहन उस वक्त इतना माउफ हो गया होगा, एंगर पूरे जो आपका नहीं, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग होती है, आपकी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होती है, उसको उसने माउफ कर गुस्से ने ओवर कर दिया। तो आप लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते। बहुत जगह हम भी ऐसे होते हैं कि हमें पता है इस जगह गुस्सा नहीं करना, इस जगह कोई गलत लफ्ज नहीं यूज करना है, लेकिन उस वक्त इतना तारी हो जाता है गुस्सा कि हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी थिंकिंग माउफ हो जाती है। द सेम थिंग हैपेंड टू दिस फादर, दैट्स व्हाट आई फील। अक्सर घरों में अक्सर घरों में देखा जाता है कि बच्चे भी अक्सर घरों में होता है, और ये वही वाली बात है कि नीयत वो नहीं थी, इंटेंशन वो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अगले को आप तकलीफ इस तरह पहुंचा देते और अपना खून, अपनी औलाद को आप पहुंचा देते अनइंटेंशनली, लेकिन रिजल्ट वही वाली बात है कि वही लम्हा डिसीजन का हो जाए। लेकिन घरों में देखा गया अरूज के बच्चे भी बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुके हैं आजकल के, मैनिपुलेटिव भी हो चुके हैं। बाप के साथ अगर नहीं बनती तो माँ से करवाते हैं, माँ से नहीं बनती तो बाप से करवाते हैं, उन दोनों की आपस के डिफरेंसेस को उस पर वो लेवरेज करते हैं। ये भी तो एक पहलू है जी। ये बिल्कुल ये एक पहलू है कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के क्या, मैं कहती हूँ हर दौर में इस तरह के बच्चे रहे, लेकिन आजकल हम ज्यादा एक्सपोज हैं, बच्चे ज्यादा एक्सपोज है टू द मीडिया, तो हमें ज्यादा पता चलता है, हम मीडिया से ज्यादा एक्सपोज है तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन बच्चे जो है वो हमेशा, एक बच्चा जो बिल्कुल कच्चे दिमाग का होगा वो कोई ना कोई फेवरेबल कंडीशन अपने लिए निकालेगा, बिकॉज बच्चा हमेशा एक नाजुक जगह पे होता है। उसको पता है अगर बाप मुझे फेवर नहीं देगा तो माँ दे देगी, बिकॉज उसने अपना काम करना है, उसने अपनी जिंदगी जीनी है, उसने एंजॉय करना है इन अ वे, उसने ये चीजें सीखी एनवायरनमेंट से। बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। तो अगर आप ये देखें तो बच्चे हर दौर के अंदर, बच्चों के अंदर कोई ना कोई ऐसी मैनिपुलेटिव चीज रही है, मुझ में भी रही है एज ए चाइल्ड, बहुत सारे बच्चों में और भी रही होगी, शायद आपने भी कभी एक्सपीरियंस की हो। तो लेकिन जो ये जो सिचुएशन है कि जी बच्चे के ऊपर आग फेंक दी, सॉरी गैसोलीन फेंक दी, आग लगा दी, मिट्टी का तेल डाल दिया, ये जो इस वक्त जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं उस माशरे की दिखा रहा है कि ये पहले केस की सिर्फ शुरुआत है। ये it's just the beginning of the first case, because right now the way the society is going, in which direction we are going, सैलाब आए हैं, डेंगू फैला हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, पेट्रोल आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही है, ये सिर्फ ये पहला केस जो हमारे जहन अभी सामने आया है। आप देखिएगा इस तरह के अल्लाह ना करे बहुत सारे केसेस आएंगे, बिकॉज आई पर्सनली मीट पेशेंट्स जहाँ पे इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि वो स्कूल के खर्चे पूरे कर नहीं पा रहे, घर की बिजली दे नहीं पा रहे, टेबल पे खाना ला नहीं पा रहे, और बच्चे परफॉर्म भी नहीं कर रहे। सो एट द एंड ऑफ द डे द पेरेंट्स फील दैट दे हैव फेल्ड। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो फिर बच्चों पे निकलती है, वो बच्चों को मार भी रहे हैं, बच्चों को बंद भी कर रहे हैं दरवाजों के अंदर, बाथरूमों में बंद कर रहे हैं, और एक्सट्रीम केसेस में जो हमने देखा कि उसको बच्चे को आग लगा दी। रिएक्शंस आते हैं, ज़ाहिर एक पॉइंट है कि वाकई में टेंशन नहीं था। उरूज, पेरेंट्स को अभी क्या आप समझाना चाहेंगी कि अपने बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन ना निकालें, या जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, या अपने जो स्ट्रेस हैं उनको डायलॉग के साथ निकालें किसी के साथ? बिकॉज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट ग्रुप्स भी नहीं होते। पूरी दुनिया में सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वो अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपना एंगर या अपने डिफरेंट एडिक्शंस भी निकाल सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में नहीं होते। बिल्कुल, और आपने बड़ी एक ऐप डेफिनेटली कहते हैं ना, जब आप किसी से डिस्कशन करो उसके बाद एक्सपोजर बहुत जरूरी है। जो एक्सपोजर आपके पास है कि आपने कहा बहुत जगह ए मीटिंग्स होती है, लोगों के ग्रुप्स बैठते हैं, बात करते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम है, वो फैमिली सिस्टम। जो आप अगर मोस्टली पीपल आर लिविंग आइदर इन जॉइंट फैमिली और बहुत करीब घरों में रहते हैं, तो आप जाके किसी से बात करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट योर एंगर ऑन अ चाइल्ड जिसके पास कोई कहते हैं ना कोई इख्तियार ही नहीं है। उसके पास सिर्फ एक इख्तियार है, उसने पढ़ना है, उसके पास और कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है बच्चे के पास। तो आप उस कमजोर जान पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने से बेहतर है कि आप जाके किसी अपनी बीवी से बात करें, या बीवी शोहर से बात करें, या अपनी फैमिलीज में आप बात करें। और जहाँ पे आपको लगता है कि हम कोई चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वहां पे अगेन समझा के अपने बच्चों को ये बात करें, अपने स्पाउसेस से बात करें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रूट ऑफ एंगर। बिकॉज एंगर का रूट बहुत ईजी है लेना। जो भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे होंगे कि आपको मैं बात, एंगर कमजोर आदमी की निशानी है, बहुत ईजी है लेना।
वी ऑल अंडरस्टैंड, और कहीं ना कहीं मैं भी एम्पैथाइज करती हूँ कि नहीं इस वक्त अपनी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे, और वो बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि जी चले मैं अपने बच्चे के लिए आज अपना पेट काट के काम कर रहा हूँ, 2 जॉब्स कर रहा हूँ, धूप में निकल रहा हूँ, बारिश में निकल रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चा तो परफॉर्म करे। तो आप अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो परफॉर्म करे, बस ये एक्सपेक्ट करें कि वो एक अच्छा इंसान बने, बिकॉज इवेंचुअली कोई इंसान चाहे जो फर्स्ट ग्रेड वो एक ही आदमी लाएगा, आपके बच्चे सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा। सो बच्चे से हमेशा फर्स्ट की एक्सपेक्टेशन ना रखें, आपसे भी एक्सपेक्टेशन ये देखें कि वो बच्चा किसी नशे की आदत पे तो नहीं है, अच्छा इंसान बन रहा है, लोगों की इज्जत करता है। अगर ये सारी क्वालिटी आपके बच्चे में, उसको EIQ कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो यकीनन कामयाब इंसान बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर रखें बच्चे से, बिकॉज उसने आपसे नहीं कहा मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं फर्स्ट आऊंगा, उसने आपसे नहीं कहा कि मुझसे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करो। वो एक बच्चा है, वो बच्चों वाली हरकतें करेगा, लेकिन आप भी बड़े वाली हरकत करें, एंड डोंट ट्राई टू टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन समवन हु इज वीक। आपको मैं एक और बात बता दूं, अभी तो हमने एक बच्चों का केस देखा, अब आपको वायलेंस के केस बहुत नजर आएंगे, बिकॉज हमारे पास केसेस आ रहे हैं, बच्चों के साथ साथ स्पाउसेस के केसेस आ रहे हैं। अगर बीवी घर में नहीं कमाती, बाहर से शौहर आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो, बीवी पे अपना सारा गुस्सा निकाल रहा है। सो क्योंकि जो भी फ्रस्ट्रेटेड आदमी होगा, अपने से कमजोर आदमी पे गुस्सा होता रहेगा, क्योंकि वो अपने से अगर ऊंचे अपने से ताकतवर आदमी गुस्सा निकाल सकता होगा तो फ्रस्ट्रेटेड ही नहीं होगा। सही बात। थैंक यू रूज फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर सब सवेरे पाकिस्तान। बहुत ही अहम मौजू था और बहुत ही अहम पहलू जिसको आपने जो है उठाया और जागर किया कि देखिए फ्रस्ट्रेशंस हैं, लेकिन नीयत भी है, और साथ साथ उसका रिजल्ट ये है कि अपनी फ्रस्ट्रेशंस को कहीं और टॉक आउट करें। थैंक यू रूज मोइस, माही नफसियात हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पे प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सब सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब बुरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, शाज़िब बुरमाया कर रहे थे आपका इंतजार। और प्रोग्राम में अब बात करते हैं कुछ सियासी माहौल के हवाले से भी। अगर बात हो जाए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि तहरीक के लिए निकलने वाले हैं, मैं बहुत जल्द कॉल देने वाला हूं। बिल्कुल, और डराने से बैठ नहीं जाएंगे, आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे, ये भी कहा इमरान खान साहब ने। जबकि शहबाज शरीफ कौन सा मार्का मारने अक़वाम मुत्तहिदा चले गए, ये भी उन्होंने सवाल उठाया है। पाकिस्तान में इतना बड़ा सानिया हो गया, लेकिन दुनिया पैसे नहीं दे रही। दुनिया जानती कि बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान पर चोरों को बिठा दिया गया है। उधर विफाक और 2 सूबों में सियासी महाजराई भी बढ़ गई है। PTI की हुकूमतों ने लाहौर और बुनेर में 2 विफाकी वज़रा पर दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए हैं। लेकिन ये सारे सियासी मामलात अब क्या बन रहे हैं, और बहुत अरसा हो गया हम सियासत में ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम देख रहे थे मुसलसल कुछ ना कुछ, खास तौर पर इस वक्त जो फ्लड की सूरत हाल है, इस वक्त तमाम सियासी मामलात एक तरफ, लेकिन आपका जो मुल्क के हालात हैं मुख्तलिफ सूबों के, सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं पर होना चाहिए, उन लोगों पर होना चाहिए जो कि लाखों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। और कोशिश भी उन्हीं के लिए करनी चाहिए। इवन तमाम सियासी जमातों को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी सियासत एक तरफ रख के इस वक्त मुल्क का सोचा जाए, उन लोगों का सोचा जाए जिनके घर बह गए हैं, जिनके मवेशी बह गए हैं, जो परेशान हैं, जिनकी फैमिलीज परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं। बिल्कुल वही वाली बात है, और इस तमाम चीजें हम इस तरह हम नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ बातें करना बहुत जरूरी है। इन्हीं तमाम बातों पर हमें दावत दी है रहनुमा तहरीक इंसाफ साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम आलिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इमरान खान साहब ने तहरीक के निकलने का इशारा अब दे दिया है, क्या फिर से लॉन्ग मार्च होगा? किन जो है ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा जी। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह जी लॉन्ग मार्च होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह से कमिटेड है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अवाम ने जाना चाहिए, इलेक्शन का फैसला कर दें। अगर तो लॉन्ग मार्च रुकना है तो उसकी एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन का अनाउंस कर दे, अवाम ने जाने का फैसला कर दे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहे। आलिया साहिबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सियासी तनकीद तो हो रही है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि वो प्रेशर बन सका है कि फौरी इलेक्शन हो जाए, और वो प्रेशर बनाने में PTI कामयाब हो गई है या हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत तो आपको पता है हर चीज पे भागती है।
ये हुकूमत तो इस वक्त कभी भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि आप ये देख लें, अगर सिंध के हालात देख लें तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का या MQM का जो भी बंदा निकल रहा है, तो आपने ये देखा है कि अवाम जो है वो जिस तरह उनसे बातचीत कर रही है, अवाम जिस तरह से उनको गालियां निकाल रही है, अवाम जिस तरह से उनका बर्ताव कर रही है, तो यहाँ तो जो सिंध हुकूमत वाले बैठे हैं वो सिंध में निकलने को तैयार नहीं है। बाकी आपने पंजाब हुकूमत वालों का हाल देखा है कि जितने भी हमारे पंजाब के MNAs और MPs थे PMLN के, वो सारे 24 किलोमीटर में पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें हर किस्म का खौफ है, अवाम का खौफ है, PTI का खौफ है, तो ये तो कभी भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इसीलिए हमने अवाम के साथ ये फैसला किया कि अब अवाम को अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो खान साहब बात करें, खान साहब ये बात करें कि अवाम 22 करोड़ अवाम इस मुल्क के मालिक व मुख्तार है, इस मुल्क की हाकमियत के फैसले अवाम करेंगी, ना ये इत्तेहादी करप्ट अनासिर करेंगे और ना ही बंद कमरों में बैठ के ऐसे कोई फैसले हों। अच्छा अली जी, क्या लगता है, इस तरह आप बता रही हैं कि ना तो कोई उनकी तरफ से बेहतर रिएक्शन आना है, लेकिन अगर हम ये बात करें तो क्या PTI की क़यादत मौजूदा हुकूमत से कोई मतलब बात कर सकती है, कोई कम्युनिकेशन का कोई विंडो है? डू यू थिंक दैट हैपनिंग इन द फ्यूचर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इन चोरों की हुकूमत से बात करने का फायदा क्या होगा। लेकिन अगेन जो हम ये हालात देख रहे हैं, यानी यहाँ देखें कि 1/3 ऑफ द जो सिंध है या पाकिस्तान है वो सैलाब में डूबा हुआ है, और वहाँ पर वजीर खारजा कभी उज्बेकिस्तान पहुँच जाते हैं। अब वो 4 दिन से जो है अमेरिका बैठे हैं, जी UN के हमने रिप्रेजेंटेशन देनी है, और यहाँ पर वजीर आजम साहब की हालत ये देखें कि अवाम रुल रही है, ये यहाँ पर अपनी तशहीर के लिए टिकटॉकर्स को हायर कर रहे हैं पैसे देकर। यहाँ पर अवाम, लेकिन आलिया साहिबा, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा है, लेकिन PTI के भी तो सिर्फ जलसे चल रहे हैं। आप लोग खास तौर पर सैलाब मुतासरीन के लिए क्या काम कर रहे हैं? मैं यही बात करना चाह रही थी, मुझे जरा अगर आप बात कंप्लीट कर लेने देते कि यहाँ पर अवाम जो है वो सैलाब के अंदर डूबी हुई है, और सैलाब ज़दगान का पैसा 17 रुकनी जो काबीना है उस पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर अवाम जो है वो रुल रही है, लेकिन यहाँ पर ये लोग यौमिया $4000 के कमरों और $3500 के कमरों के ऊपर रुक रहे हैं, और फ्लाइट्स अलग अलग जा रही हैं वजीर आजम साहब के लिए और वजीर खारजा के लिए। दूसरी तरफ एक लीडर है जो अवाम में निकला हुआ है, एक लीडर है जो 3 टेलीथॉन कर चुका है, और तकरीबन 8 घंटे के अंदर वो कोई 13 अरब का पैसे जो है अपने अवाम पे खर्च करने के लिए निकाल चुका है। और आपने देखा है कि इनकी फाशिज्म, इनकी अवाम से जो है कि आप ये देखें कि हम वहाँ पर बता रहे हैं लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के अकाउंट में सैलाब ज़दगान के पैसे जमा कराते हैं, और इन्होंने बैंक वालों को मना किया हुआ है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होने देनी। तो ये किसका कहेंगे, ये किस तरह के बेहिस लोग हैं? यानी वो लोग कि जो हुकूमत जो है वो लंदन से चल रही है, जो हुकूमत एक मुलजिम, एक इश्तिहारी, एक फरारी के हुक्म के ऊपर चल रही है। यहाँ पर आप ये बात करें, मेरा तो सवाल ये है कि हम तो अपोजिशन के अंदर बैठे हैं, जो हुकूमत करने वाले हैं वो सारा जो हमने लंगर खाने और पनाहगाहें थी उनका पैसा ये सिर्फ कभी नाच गाने के ऊपर लगा रहे हैं यौम आज़ादी की तकरीबात के अंदर, कभी ये TV चैनल को 75 करोड़ के इश्तिहारात देकर लगा रहे हैं, कभी आप लेकिन आलिया साहब, इस वक्त जो आप जिक्र कर रही हैं, मैं आपकी बात से ही ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप फरमा रही हैं टेलीथॉन से भी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश भी की गई है इमरान खान साहब की जानिब से, और उसमें पैसा इकट्ठा हुआ भी है, तो क्या ये लगाना बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है सैलाब मुतासरीन के लिए? जी बिल्कुल प्रॉपरली। मेरा तो ये ख्याल है कि इसके ऊपर डॉक्टर सानिया निश्तर 1-1 रुपए का, जिस तरह से हमने पहले एहसास प्रोग्राम के तहत 1-1 आने के अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे की हिफाजत की थी और सारा पैसा अवाम के ऊपर ही लगाया था। आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी जिसने कारखाने भी लगाए, उसके साथ लंगर खाने और पनाहगाहें भी शुरू की, उन्होंने सेहत कार्ड भी दिया और अस्पतालों के ऊपर हमने काम भी शुरू किया। इसी तरह से अब हम तो जो काम कर रहे हैं, और आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पहले सैलाब रोकने के लिए जैसे क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों पर हमने काम किया, बिलियन सोनामी ट्री बनाया, 29 डैम ये लोग खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कंप्लीट हुए हैं और 53 डैम्स के ऊपर काम हुआ है। इसी तरह नौशहरा के उधर जो बंद बांधा गया उसने पूरे शहर को डूबने से बचा लिया। तोसा ने जो कम
अल्लाह की मेहरबानी के बाद जो कम वहाँ पर अवाम का नुकसान हुआ है, जो तोसा बैराज के ऊपर काम हुआ है, यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपने इस बात की तस्दीक कर दी कि जी इमरान खान साहब बहुत जल्द जो है वो कॉल देंगे और लॉन्ग मार्च की तैयारी पूरी हो गई है। लेट्स सी इंशाल्लाह आने वाला वक्त क्या होता है। मगर वही वाली बात है, बहुत शुक्रिया आलिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन इस तमाम सिचुएशन से आवाम ये जरूर देखती है कि इस वक्त सारी जमातें एक साथ होकर इस वक्त सबसे बड़े प्रायोरिटी पाकिस्तान को रखें और अपने तमाम एजेंडास को असाइड करके इस वक्त से हम निकल सकें। लेकिन एक वक्त जब जहां चैलेंजेस होते हैं वहां अपॉर्चुनिटी भी होती है और मुश्किल के साथ आसानी भी होती है। रब तआला ने फरमाया, मुदस्सिर जट जिनका ताल्लुक वतनी से है, उन्होंने इस्लामाबाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा ट्रक बनाया है। अच्छा, ये ट्रक क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक ट्रक है? जी जनाब, ये इलेक्ट्रिक ट्रक है। ये मिनी ट्रक को रिवायती ट्रकों वाले बील बूटियों से भी और लाइट से भी सजाया गया है। इसकी तैयारी कैसी हुई है, ये कैसा दिखता है, इन्होंने कैसे इस बारे में सोचा, आइए इनसे खुद बात ये देखने में बिल्कुल वैसे रिवायती ट्रक है, डिजाइनिंग भी वैसी है, सारा आर्ट वर्क भी उससे बिल्कुल वैसा हुआ है। लेकिन ये है इलेक्ट्रिक ट्रक, ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रक की परफॉर्मेंस कैसी, ये हम समझना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मुदस्सिर जट हमारे साथ है। मुदस्सिर जट, अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज आ रही? वालेकुम सलाम जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। जबरदस्त। पहले तो जी बड़ा जबरदस्त लग रहा है और शाहजेब को और मुझको तो बहुत ही खूबसूरत लगा ये ट्रक। ये आपने बनाने का कैसे ख्याल आया, ये आइडिया किसने दिया और ये क्यों आया? जी बहुत शुक्रिया। जब मुझे बचपन से ही ऐसी चीज़ों से शौक़ था, ट्रक आर्ट से, तो मुझे बाद में पता चला कि ये हमारी पहचान भी है, हमारी आर्ट भी है। तो वो कहने कि जो मेरा शौक़ था वो मेरे जुनून में बदल चुका। तो पहले मैंने छोटे ट्रक बनाए थे 4 फुट बड़े, जो हमने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉलों में चलाए, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद हमने ये जिस बड़ा ट्रक बनाया, डबल डोर इलेक्ट्रिक ट्रक है। इसके ऊपर भी बच्चे बैठ सकते हैं और इसके नीचे भी बच्चे बैठ सकते हैं जी। अच्छा जी, क्या जबरदस्त। तो कितना वक्त लग गया, कितना पैसा लग गया? शाहजेब तो देखा ही जा रहा है, आप यकीन करें, वो तो कह रहे हैं मैं बस चलाने ही आ जाऊं। जी मैम, बिल्कुल। इसको मैम तकरीबन मुझे 4 से 5 महीने का वक्त लगा इसको बनाने में, और तकरीबन अभी तक जो हमारी इस पे लागत आई है वो तकरीबन कोई 12 लाख के लगभग लागत आई है इस पे जी। 12 लाख की लागत आई है। इस ट्रक की जो बॉडी हम देख रहे हैं ना, वो हमें देख के ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि वो बिल्कुल वैसे ही आपने रिवायती ट्रक बनाया है। मतलब जाहिर है अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रक बना रहे थे तो आप कुछ भी शेप और कोई भी उसकी टाइप सोच सकते थे, लेकिन आपने उसको रिवायती ट्रक की ही शेप दी है। इसकी कोई खास वजह थी? हाँ, देखें, बिजनेस तो सब करते हैं। मेरा मूड था कि मैं बिजनेस करने से पहले कुछ ऐसा काम करूं जिस तरीके से हमारी पहचान भी हो सकता है। आपको पता है कि जो ट्रक आर्ट है वो लोग दुनिया भर में हमें जानते हैं। ये वाला जो हमारा ट्रक है ये मुख्तलिफ म्यूजियम में भी पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया ताकि हम बिजनेस तो साथ साथ कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हमारी सकाफत को भी हम प्रमोट कर सकें तो क्या ही कहने हैं जी। हाँ, मैं क्योंकि ये सोची थी कि हम कराची में जब ये ट्रक हमारे बराबर में से गुजरता है तो हम खुद डर के साइड पे जाते हैं, क्योंकि एक तो उसकी आवाज और उसका साइज। ट्रक की इतनी आवाज नहीं, लेकिन ना इसकी आवाज होगी और इसमें हॉर्न आपने वो वाला लगाया, टी डी 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 वाला। जी मैम, बिल्कुल। आपको पता है कि वो तो एक ट्रक की शान होती है, वो बिल्कुल हमने लगाया। म्यूजिक भी इसके अंदर लगाया, इसके अंदर लाइटिंग भी वैसे ही ऑन होती है जिस तरीके से बड़े ट्रकों में होता है। सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक है, बाकी इसकी सारी खूबियाँ बड़े ट्रकों वाली हैं जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसके बाद एक और सवाल है जो आपसे माया करेंगे, लेकिन मुझे पहले ये ज़रूर बताएं कि मेरे जहन में ये आ रहा था कि इलेक्ट्रिक कार हो या इलेक्ट्रिक ट्रक हो, कुछ भी हो, उसकी बैटरी बड़ी महंगी होती है, फिर उसका आपको इंपोर्ट करना पड़ता है सामान भी। तो क्या आपने ये बैटरी पाकिस्तान में ही तैयार की है और उस पर खर्चा कितना आया ओवरऑल? जैसे कि आप बता रहे हैं 12 लाख, लेकिन सिर्फ बैटरी की अगर बात करें तो आपने ये अपने खर्चे के ऊपर सब कुछ किया? जी बिल्कुल। मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी ट्रक आर्ट पे बिजनेस कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मेरे मुख्तलिफ शॉपिंग मॉलों में छोटे मेरे मॉडल पड़े हुए हैं जिस पे बच्चे बैठ के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जी, हमने जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। अभी तक पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, जो मैंने चाइना से मंगवाई थी जी। जो बैटरी हैं वो बैटरी तो मैंने पाकिस्तान से ली थी, बाकी इसका जितना सामान है वो सारा पाकिस्तान से लिया था जी। अरे वाह मुदस्सिर, बस आखिरी बड़ा अहम सवाल, वो ट्रक नहीं जिसके आखिर में एक शेर नहीं, तो आपने इसके आखिर में और पीछे साइड पे कहीं, हाँ मतलब कहीं तो कोई शेर लिखा होगा मुदस्सिर, तो वही सुना दे।
जी जी बिल्कुल, मैंने इसके ऊपर शेर लिखा हुआ है, ड्राइवर से दिल ना लगाना, इनका ठिकाना दूर होता है, ये बेवफा नहीं लेकिन इनको जाना ज़रूर होता है। वाह वाह वाह, खत्म हो गई। ऐसी बात पे आपको भी हम जाने देते हैं और हम भी आपसे रुखसत ले लेते हैं। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा मुदस्सिर। बहुत ही खूबसूरत ट्रक है, इंशाल्लाह कब आए तो जरूर जो है आपके इस ट्रक की सैर भी करेंगे। आगे चलते हैं, वक्त कम है, जल्दी से आपको बताते हैं पानी की तरफ, वाटर प्योरीफायर की एक जो है वो स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, वैसे इन दोनों हर तरफ पानी ही पानी है, मगर पीने को एक बूंद भी नहीं है। और वजह यह कि सैलाबज़दा इलाकों में जो हम देख रहे हैं मिनरल वाटर पहुंचाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे में मिनरल वाटर होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, ताकि लोगों को बीमारियां का सामना ना करना पड़े। समाजी इदारा है जिस सैलाब से मुतासर इलाकों में वाटर फिल्टर प्लांट लगा रहे हैं, वो जो आलूदा पानी को साफ करके पीने के काबिल बना सकता है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये कैसे काम करता है इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पानी हमजा फर्रुख साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, मैं ठीक ठाक। जबरदस्त। आफता साहब की वीडियो हमने देखी थी और जिस तरीके से आपने ये सोलर का ये बनाया है, कमेंडेबल जो है। इस वक्त हम आपकी बड़ी आपको सलूट भी करते हैं, आपकी एफर्ट्स को भी जो है वो खैर तहसीन पेश करते हैं। इसका ये मुनफरिद आइडिया आपके जहन में कैसे आया? जी देखिए, इस तरह बल्कि आपसे इससे पिछला जो सेक्शन चल रहा था, शेयर की बात हो रही थी, हम लोगों ने एक बॉक्स के पीछे एक लिखवाया था, पानी पी मगर प्यार से। और मकसद उस सारे सिस्टम का जो आप देख रहे हो, एक बॉक्स तैयार हो गया है जो साफ भी कर रहा है पानी को और दूर दराज पहुंचा रहा है। ये टेक्नोलॉजी से पहले एक मूवमेंट थी। इसका जो बेसिस था, इसकी हिस्ट्री जो है वो ये थी कि मेरे अपने इलाके में चकवाल में पानी की किल्लत थी, और जब मुझे मौका मिला हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और विलियम्स कॉलेज यूएसए में पढ़ने का, तो कोशिश ये थी कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने गांव के लिए कुछ किया जा सके। वहां से सिलसिला शुरू हुआ, पानी पे काम शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हमारा कारवां बनता गया। और अब ये है कि हम लोग तकरीबन पाकिस्तान के अंदर सैलाब-ज़दगान के लिए आपने जो वक्त है वो तो देखा, लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान, यमन, साउथ सुडान और बांग्लादेश के अंदर भी लेकिन हमजा जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है कि जो सैलाब मुतासरीन है वहां पर बिजली तो है ही नहीं, तो ये फिर आपका प्लांट कैसे काम करता है? सोलर पे काम करता है, और फिर इसका फंक्शन किस तरीके से पॉसिबल है? क्या ये महंगी मशीनरी है या वहां पर किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है? इस हवाले से जरूर बताइएगा प्लीज। मैं बताऊं, देखिए ये सब कुछ जो है वो इंटायरली सोलर पावर्ड है। मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो शमसी तवानाई है वो एक्सेसिव है, इसको इस्तेमाल करके दूर दराज के गाँवों और इलाकों में जहाँ पे ना बिजली है ना पानी है, वहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा सके जो जल्द अज जल्द उन लोगों तक भी पहुँच सके। तो उसका आप डिज़ाइन देखेंगे बॉक्स में इनक्लोज्ड है, लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी प्रॉब्लम्स उन सबको मद्देनजर रखे। आप पानी का ये बिजली से पावर्ड प्लांट लगा दें, अब जब बिजली 16 घंटे नहीं है, स्पेशली दिन के टाइम पे, तो लोग क्या करेंगे? तो इसमें ये चीज बड़ी एक इम्पोर्टेंट सामने आती है कि देखें, हम लोग एक पाकिस्तानी बेस्ड आप स्टार्टअप कह लें, स्टार्टअप नॉन प्रॉफिट है, जिसको अब पूरे पाकिस्तान से अवाम रीच आउट कर रही है, और हम लोग एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं। एक तरफ वो देहात जिनको इस डिवाइस की, हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ वो वॉलंटियर्स, वो लोग जो पाकिस्तान के लिए अपना वक्त देना चाहते हैं। और ना सिर्फ इसमें पैसों की ज़रूरत होती है, इसमें लोगों का टाइम और एनर्जी लगती है। तो बहुत सारे यंग मैं आपसे क्योंकि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा सवाल करना चाहती हूँ, इस वक्त मुझे बताइए कहाँ पर कराची में आफ्टर ये सैलाबी सिचुएशन जो हुई है उसके बाद से आपने कहाँ आपके प्लांट्स गए? क्योंकि मैंने तो विजुअल्स देखे हैं, मैंने वीडियोस देखी है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी उस वक्त से लेके अब तक जब से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, कहाँ आपने ये प्लांट्स लगाए हैं और इसमें कितना पैसा लगता है एक प्लांट में और कितनी जल्दी पानी बन जाता है? अच्छा, जी ठीक है, एक प्लांट 10 लाख रुपए का है, और इसको इस तरह देखना है कि इसकी लाइफ जो है 20 से 25 साल है, लेकिन अगर एक साल भी ये प्लांट चले तो ये 35 पैसे पर लीटर देगा वर्सेस 30 से 40 रुपए पर लीटर जो हम दे रहे हैं। उसके अलावा हमने सिंध में इमीडिएटली फ्लड्स के बाद 3 बॉक्सेस डिप्लॉय किए थे, नौशहरा में भेजे 3 बॉक्सेस, उसके बाद साउथ पंजाब की तरफ 2 जा चुके हैं। इन एडिशन 10 और हमने तैयार कर रखे हैं, और उसके बाद 50 डब्बे और हमारे अंडर प्रोडक्शन है जिनको हम पाकिस्तान भर में डिप्लॉय करेंगे।
जबरदस्त साथ थैंक यू वेरी मच और बहुत अच्छा Beautiful. स्टेप लिया गया है ये अगर Beautiful. वाकई इसको बड़े पैमाने पर बड़े स्केल पहुंचे तो ये बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि पानी के मसाइल अब वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया हमजा, और जिस हवाले से आप काम कर रहे हैं, अगर लोग इसमें इन्वेस्ट करें तो ये फ्लड मुतासरीन तक बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच सकते हैं। तो मेरे ख्याल है उन्होंने इस तरह की लाइफ टाइम बताई है, अगर 1 साल भी हो तो किस तरीके से उन्होंने पूरी कैलकुलेशन बताई है। ब्रिलियंट, अनबिलीवेबल हमजा, बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और इस तरह आप कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा साफ पानी की इस वक्त किल्लत है, और इस तरह आप ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी और मदद फरमाए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ अख्ताम को पहुंचा, क्योंकि हमारे पास अगर वक्त थोड़ा ज्यादा होता हम उससे और बातें करते, लेकिन शाहजेब और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।